नमस्ते, मैं शुभ रेजोनेंस से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे रेजोनेंस एक्सपीरियंस के प्लेटफॉर्म में, जहां पर हम अपने सराउंडिंग्स के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड ब्राइट माइंड्स को एज आवर गेस्ट इनवाइट करते हैं उनके लाइफ एक्सपीरियंस से ये जानने के लिए कि हम अपना प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर और हमारा सराउंडिंग को कैसे इंप्रूव कर पाए। इसी अप्रोच के साथ आज हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर प्रेजेंट है उनका यहाँ आने का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आया था, नॉट फ्रॉम द स्टूडेंट कम्युनिटी बट रादर फ्रॉम द पेरेंट्स के पास से हमें बहुत सारा रिक्वेस्ट मिला कि इस फील्ड से एक एक्सपर्ट को लाने के लिए, स्पेशली सर का नाम बोल के ही आने के लिए। और आज हमारे साथ जो हमारे स्पीकर प्रेजेंट हैं उनका अपने फील्ड में 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। आज उनके एक्सपीरियंस के साथ हम लोग हमारे सराउंडिंग्स को किस तरह से और इम्प्रूव कर पाएंगे, इसी के साथ आज हमारा, इसी अप्रोच के साथ आज हमारा पॉडकास्ट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, प्लीज जॉइन मी वेलकमिंग आवर नेक्स्ट गेस्ट, डॉक्टर चिन्मय लाट। थैंक यू सर फॉर रिस्पॉन्डिंग टू आवर प्रपोजल, यहाँ आने के लिए, आपका समय निकालने के लिए, हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम आपसे कुछ सीख पाए, बहुत कुछ सीख पाए और हमारे सोसाइटी को और भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू तो हम आप लोगों को जनाएंगे, क्योंकि अभी तक मेरा जो प्लेटफॉर्म था, मेरा प्लेटफॉर्म सिर्फ मेरा क्लिनिक्स, मेरा हॉस्पिटल यहीं पर है जो हम अपना बात लोगों तक दे पाते थे। बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि सोशल मीडिया के थ्रू हम अपना थोड़ा कुछ बात, और आप लोगों के ये हेल्प के वजह से कुछ हम कम्युनिटी में कुछ अपना बात कह पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई वुड लाइक दैट आई कैन गिव माई 100% माई व्यूज, एंड इफ देर इज एनी क्वेरीज रिगार्डिंग माई प्रोफेशन एंड माई जॉब, आई लव टू शेयर माई ऑल थॉट्स हियर। थैंक यू सर। सो स्टार्टिंग विद द पॉडकास्ट, जैसा कि हमारा हर एक एपिसोड में होता है कि हम अपने स्पीकर को रिक्वेस्ट करते हैं अपने आप को डिफाइन करने विथ जस्ट 3 वर्ड्स। तो सर आपके लिए भी पहला सवाल वही कि आप अगर अपने आप को जस्ट 3 वर्ड्स में डिफाइन करना चाहेंगे तो वो 3 वर्ड्स आपके लिए क्या होंगे एंड क्यों? किसी के लिए भी अपना जिंदगी, अपना लाइफ को 3 वर्ड्स में डिफाइन करना, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। जिंदगी के कई सारे पहलू होते हैं, इफ इसे प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, तो किस लाइफ को हम 3 शब्द में डिफाइन करें ये कहना तो मुश्किल है। बट हम चेष्टा करेंगे 3 शब्दों को बोलने के लिए जो कि मेरे लाइफ से बहुत अटैच्ड है। सबसे पहला है कि एक है डेडिकेशन, डेडिकेटेड। अगर डेडिकेशन नहीं है तब फिर इस फील्ड में आना बहुत मुश्किल है। यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड। तो अगर डेडिकेशन है तो ही हम लोग इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। एंड सेकेंड एंड थर्ड वर्ड, one is calmness and patience. Okay. Specifically when you are being a child specialist. Right. बच्चे तो कुछ बोलते नहीं है, दैट इज द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। क्या प्रॉब्लम है उसको तो नहीं पता, तो हम लोग को पता करना कैसे है, हमको माँ का सारा बात को सुनना है। 90% हो सकता है कोई चीज ठीक ना हो, सब इधर उधर का बात हो, बट माँ के बातों से ही, पेरेंट्स के बातों में ही बच्चे का बीमारी छुपा रहता है, जो कि पेशेंसली सुनना पड़ता है। तो इफ यू आर नॉट पेशेंस देन यू कैन नॉट जस्टिफाई टू योर जॉब, दिस जॉब। एंड पेशेंस के साथ साथ कामनेस रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज हाँ, जब ज्यादा बात सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, बच्चा रोता रहता है और उस रोता चिड़चिड़ा बच्चा में ही हमको उसका प्रॉब्लम को ढूंढना है। सो इफ यू गेट इरिटेटेड विद चाइल्ड्स क्राइंग एंड यू आर नॉट काम एट दैट टाइम, you cannot justify to your job. Right. So later on I realized that these are qualities in me and that is why I am loving my job. मेरा जब फर्स्ट टाइम जब हम पीडियाट्रिशियन का कोर्स में एंट्री लिए थे, व्हेन आई हैड माई क्रैक माई पीजी, और जब मेरे को पीडियाट्रिशियन के हिसाब से हमको पीजी ड्यूटी मिला था, द फर्स्ट डे व्हेन आई एंटर्ड टू NICU, the neonatal intensive care unit, my posting was there only the first day. So after 1 day and 2 days I realized that I started to love this job. It is not my duty to do that, but I was loving this. So later on हमको समझ में आया कि ये love क्यों आया. That is because I have some calmness and patience gradually आता गया. Because patience नहीं रहेगा तो फिर इस जॉब में हम रह नहीं सकते. So ये 3 वर्ड को जरूर हम अपने लाइफ के साथ हम संबोधित करेंगे. One is dedication, patience and calmness. Good, great.
एंड इसके बाद जैसा कि लाइक आपने टॉपिक उठाया, तो आपका जस्ट एकेडमिक्स एंड आपका कॉलेज लाइफ, आपका स्कूल लाइफ, इसके बारे में थोड़ा सा शेयर करिए। कैसा था आपका स्कूल लाइफ, आपका स्टूडेंट लाइफ कैसा था? जरूर बताएंगे, बिकॉज मेरा स्टूडेंट लाइफ बहुत एक अच्छा था नहीं। एकेडमिकली आई वाज नॉट एट ऑल गुड। इनिशियली कहाँ से हुआ था? स्कूलिंग हम तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुरुलिया। अच्छा, पुरुलिया के ही है, इसीलिए पुरुलिया से लगाव है। यही पुरुलिया में जन्मे हैं, मेरा घर यहाँ पे है, मेरे पापा मेरे दादाजी सब यहीं से है। अच्छा। हम लोग 5 भाई हैं। एंड इनिशियल एकेडमिक ईयर्स में मेरा उस टाइम फैमिली वाज गोइंग थ्रू अ वेरी सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस। इट वाज वेरी डिफिकल्ट स्टडिंग एंड ऑल दैट, बट माय पेरेंट्स, माय ब्रदर्स ऑल एनकरेज्ड मी टू स्टडी एंड मेड मी स्टडी। बट उतने एकेडमिकली हम अच्छे थे नहीं। लेट मी फ्रैंकली से दैट इन अर्ली इयर्स ऑफ लाइक क्लास 1 क्लास 2 इट्स जस्ट कि मैटर कि हम पास कर जाएं, उतना वो चीज़ था। लेटर ऑन above this financial crisis, one more crisis happened class 6 में जब हम थे, मेरे father expire कर गए, that went from a heart attack. So that was a very severe setback for me and for my family. But I don't know what happened, but after that incident I gradually improved academically. And gradually all my brothers and my mother also had started business, and the financial position started to improve, but my academics started to improve after that incident. And slowly gradually which I was barely like pass भी होंगे कि नहीं होंगे, वो situation से था कि अब अच्छा नंबर आने लग गया। By class 10 I started to secure a position in the class. Wow. Okay, less than 5th rank is there. And by class 12 by God grace I topped my school. Wow. So ये changes definitely आया वो इंसिडेंट्स के बाद। वो इंसिडेंट्स मेरे को बहुत घर कर गया, बट हाँ पढ़ना है ये उसके बाद से आया। पढ़ाई करते गए, कैसे करना है नहीं करना है वो आस्ते आस्ते लाइन अपने आप दिखने लग गया। बट आई डिडंट हैड मच ऑफ माय गाइडेंस कि मेरे कोई गाइड करे। आज के डेट में लगता है कि गाइडेंस इतना जरूरी है कि अगर गाइडेंस अच्छे से मिले साथ में एफर्ट, तब रिजल्ट और बेटर होता है। रिजल्ट और बेटर होता है। तो दैट वाज माय स्कूल लाइफ। इनिशियली आई वाज नॉट गुड, बट देयर आफ्टर व्हेन आई फोकस्ड माई सेल्फ कि हमको कुछ करना है, व्हेन डेडिकेशन स्टार्टेड, उसके बाद से इम्प्रूवमेंट आया। पहले कुछ लाइन ही नहीं था, क्यों पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पढ़ के क्या होगा, वो सारा जो एक छोटे बच्चे में जो आता है ऑब्वियसली, वहां पे इंपॉर्टेंस होता है गाइडेंस का। अब गाइडेंस ठीक नहीं है तो फिर वो चीज नहीं लाइन अप आता है। फिर आस्ते आस्ते जब गाइडेंस थोड़ा सा मिला तो ट्रैक में आया एंड आई स्टार्टेड टू इम्प्रूव। लेकिन एक ये भी होता है ना, जो आजकल हम लोग कई सारा रील्स और इसमें भी देखते हैं कि हाँ बस क्लास 12 बढ़िया से पास कर जाओ, उसके बाद तो मजे मजे। ठीक है, क्लास 12 बढ़िया से पास कर, उसके बाद क्या मजा, उसके बाद तो और भी हार्डशिप आ जाता है। नाउ व्हाट टू डू। डेफिनेटली आई वाज क्लियर बाय दैट टाइम कि हमको क्या करना है। तो आई टुक मेडिकल के लिए जाना है तो जो करना है, जॉइंट एग्जाम्स करना है, एंड इट इज टफ, इट इज टफ, इट इज टफ। सब तरीके से आता है, कोई इजी नहीं है, कोई इजी नहीं। नो वन से इट इज इजी। सब बोलता है टफ है, टफ है, टफ है। हाँ टफ जरूर है, बट करने वाले तो हम ही लोग होते हैं। मेरे जैसे तो सभी को ये पढ़ेंगे तो होगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा। लेकिन पढ़ाई इज नॉट द ओनली थिंग जो करना होता है। जो सब कोई गाइड करते हैं कि पढ़ते जाओ हो जाएगा, पढ़ाई इज नॉट द ओनली थिंग। पढ़ाई के साथ आपको स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई करके आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्लास 10 क्लास 12 तक पढ़ाई से सिर्फ काम चल जाएगा। आगे बढ़ना है तो स्ट्रैटेजी बनाना है कि हमको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। वो स्ट्रैटेजी बनाने से डेफिनेटली होगा। तो उसके बाद से फिर जैसे कोचिंग एंड एवरीथिंग, देन आई क्लियर्ड माय मेडिकल के बाद बस उस टाइम तो वो लगता था कि मेडिकल का एंट्रेंस पास कर जाओ, उसके बाद तो मजे मजे। ठीक है, मेडिकल का एंट्रेंस हो गया, मजे मजे, उसके बाद देखते हैं क्या मजा। फिर जाके तो समझ में आया कि डेफिनेटली एकेडमिक्स इन मेडिकल साइंस इज नॉट इजी। इट इज क्वाइट टफ, द होल लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड दिस। जैसे जैसे हायर जाते जाएंगे वॉल्यूम बिकम्स हाई। बट हाँ कॉलेज लाइफ वाज वेरी गुड। कॉलेज लाइफ, फ्रेंड्स एंड सर्कल कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री, उन के साथ मिलना करना। तो एक अपने में पर्सनल अगर ये फीलिंग बताए, दैट इज द टाइम। हाँ सबसे अच्छे दोस्ती यारी सबसे होता है, जिससे लाइफ लॉन्ग मेमोरीज रहते हैं। एकेडमिक्स के साथ सब चीज़ करना,
दोस्तों लोगों के साथ घूमना फिरना, मजे करना एंड साइमल्टेनियसली पढ़ाई करना। और उसके बाद सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है कि उसके बाद मेडिकल से जब निकले हम लोग, तो सब कोई अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पे है, फिर भी थोड़ा कांटेक्ट जब बना हुआ रहता है सारे फील्ड्स में, ये इसका है, तो आज भी वो कॉलेज लाइफ याद आता है। तो डेफिनेटली कॉलेज इज अ गुड थिंग, जिसमें एकेडमिक्स साथ में ये हो गया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आ गया, उसके लिए भी फिर एंट्रेंस एग्जाम, इसको पास कर लो फिर मजे हैं। तो उसको पास करना भी इतना इजी नहीं है। एज यू गो हायर अप इन whichever career, initially we are doing the class 10, then 12, then post graduations, graduation, post graduation. So as we rise up, things really get difficult. जितना ऊपर जाते जाते डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्टीज को पार करना ही अगर डेडिकेशन है और स्ट्रैटेजी है तो वो सारा चीज ही हो जाता है। उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर हो गया, आई बिकम अ पीडियाट्रिशियन, तब तो उस टाइम तो लगता ही था एक बार बन गए तब भी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और उसके बाद तो प्रॉब्लम शुरू होता है। अभी तक तो सब इजी फेज था, तो एक्चुअल लाइफ स्टार्ट्स देन। तो ये सब जर्नी है, आस्ते आस्ते करके थोड़ा सा और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और ये आपके अंदर ये इंटरेस्ट आया कब की, मतलब आपने जो बोला कि आप जब 12 दे रहे थे, जब आपका 12th का एग्जाम चल रहा था, यू वर क्वाइट क्लियर अबाउट योर गोल्स, राइट? सो आपके अंदर ये क्लैरिटी कब आया कि मतलब स्टूडेंट्स मुझे लाइक एज यूजुअल बहुत ही पूछते रहते हैं कि अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं मिला, क्लास 11 12 में पढ़ रहे हैं, क्या करना है लाइफ में, इतने सारे वैरायटीज हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, क्या स्ट्रीम चूज करूं? आपके अंदर ये क्लैरिटी कैसे आया और कब आया? क्लैरिटी वाला है कि हम ये सजेस्ट करेंगे सब स्टूडेंट्स को, यू डोंट नीड टू बी क्लियर, यू डोंट नीड टू बी क्लियर। लाइक क्लास 5 क्लास 6 में हमको क्लियर नहीं होना कि मेरे को क्या करना है। क्लास 6 7 तक में क्लियर नहीं होना है। आपके मन में जो आ रहा है, हाँ ये बनना है, हाँ बनना है, सब बनना है, इट कैन चेंज, इट कैन चेंज। लेकिन हमको किस पे जाना है, अनटिल अनलेस मेरे को सारा चीज पता हो कि किसका क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे को क्या करना है नहीं करना है। हाँ, नॉलेज सबके बारे में होना चाहिए, इसलिए हम बताएं स्टडी इज द फर्स्ट थिंग। पढ़ना तो मेरे को है ही, पढ़ने के साथ स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आज मेरे को सपोज हमको 2 यहाँ पे पार्क खुला है, ठीक है, हम कौन से पार्क में जाएंगे, कब हम क्लियर होंगे? जब हम दोनों पार्क के बारे में जानेंगे कि इस पार्क में क्या क्या फैसिलिटीज है, इस पार्क में क्या क्या फैसिलिटीज है, फिर उसको देखते हुए हम अपने इंटरेस्ट में हम झांकेंगे कि मेरे को किस में इंटरेस्ट है। तो अनटिल अनलेस मेरे को पता ही नहीं है कि क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है, बाय क्लास 6 7 8 आई डू नॉट नो मेरे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है। तो वो गाइडेंस यहाँ पे काम आता है। अगर आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, अपने से तो हमको पता नहीं है, हमको तो कोई पढ़ाया नहीं कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं है। तो स्ट्रैटेजी ये है, और गाइडेंस में अगर हो, प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे आ जाता है। तो व्हेन यू नीड टू डू समथिंग, यू नीड टू टॉक विद अदर्स। आप डिफरेंट फील्ड्स के लोगों से बात करेंगे तब तो आप जानेंगे इस फील्ड का मेरिट डिमेरिट क्या है। यू टॉक विद अदर फील्ड्स एज वेल, और वो इनपुट्स को लेके अपने में हमको क्लैरिफाई करना कि मेरा किस में इंटरेस्ट है, यहाँ पे जाने से हमको ये चीज मिलता है, तो मेरा ये इंटरेस्ट है तो इससे हम कर सकते हैं, या मेरा फैमिली, मेरा ये पर्सनल सोशल लाइफ को मिला के तब जाके वो आएगा। तो बाय क्लास 10 आई थिंक इट इज ओके कि तुम क्लियर नहीं हो। वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि तुम अभी तक क्लियर होगे, बट वन थिंग यू नीड टू डू इज स्टडी, बिकॉज कुछ भी आगे जाना है यू हैव टू बी गुड इन स्टडी। तो स्टडी इज द प्राइमरी थिंग। ग्रेजुअली एज वी मूव अहेड हमको गाइडेंस चाहिए। अब गाइडेंस सबके बस नसीब का बात नहीं होता है। जिसको मिला अच्छा गाइडेंस, अब कोई पेरेंट्स एजुकेटेड है उसको गाइडेंस मिल रहा है, किसी के पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, फ्रेंड्स है, फैमिली फ्रेंड्स है, या उसको और भी जाके टीचर्स है, स्कूल है। तो यहाँ पे रोल ऑफ स्कूल्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ टीचर्स है, तो किसके हाथ में कौन से बढ़िया टीचर्स मिल जाते हैं, ये एक नसीब का बात है। लाइक ऑल टीचर्स आर गुड, आई विल नॉट से दैट नो टीचर्स आर बैड और लाइक दैट, but there are some teachers that leave good impression on us, right. And that impression remains lifelong. Like even if I ask you, कोई एक टीचर होगा जो lifelong आपके दिमाग में रह गए होंगे कि this is one person who has changed my life, और something like ऐसा एक बात कह जाते हैं जो हो सकता है टीचर के लिए भी नॉर्मल है, पर वो आपके मन में घर कर जाते हैं, and that has clicked you. Right, exactly. So in my life I had one teacher in school days. She has talked me about
my career options. Like teachers are there to teach, but apart from teaching, there are few teachers who talks about like who are there in your family, how do you do, what happens, like the extra talks apart from the teaching. There are few teachers who remember you by name, like if there are 40 students in the class, and I was very shy that time. I was not very over speaking guy, neither I am very naughty type of guy. दो जन बहुत नाम करते हैं, या तो बहुत स्टूडियस या बहुत बदमाश, तो हम दोनों कैटेगरी में बाय दैट टाइम थे नहीं. और बहुत एक जो बोलते थे वैसा भी नहीं है. बट उस टाइम मेरा नाम कोई टीचर जाने ये बहुत कम होता है. 40-50 जन के क्लास में टीचर इंडिविजुअली सबको जाने. There are few teachers who call everyone by name. Then apart from the class, कोई दिक्कत हो, पर्सनल दिक्कत हो, एक डिस्कस करना, वो भी बहुत कम टीचर्स होते हैं. एंड देयर वाज वन टीचर हु वाज लाइक दैट. शी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट द करियर ऑप्शंस एंड ऑल दैट. तो उनसे जब बात हुआ, देन शी टुक माई होल हिस्ट्री, लाइक घर पे कौन है, तुम्हारा क्या लाइफस्टाइल है, कैसे क्या है. एंड देन शी स्टार्टेड टू टॉक, हाँ तुम्हारा तो ऐसा ऐसा है, तो तुमको तो ये लाइन में नहीं जाना चाहिए. इफ यू गो इन दिस लाइन, दिस विल बी हैव अ गुड ऑप्शन फॉर यू. यू आर अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, सो यू कैन नॉट गो अब्रॉड और लाइक दैट. यू विल बी अटैच्ड टू योर फैमिली ओनली. So considering that she was the one person who suggested me that medical career will be good for you. Okay. ये कौन सा क्लास का बात है? And that was around 7-8 like 7, 8, that. okay. Not 7-8, 8-9 like that. When I was talking about career option, like अभी तो 10th हो जाएगा, मैम अभी तो 10th हो जाएगा, तो 10th के बाद हम कहाँ जाना है, साइंस लेना है, ये लेना है. वहाँ से 9-10 से शुरू हो जाता है कि साइंस लेना है, ना आर्ट्स लेना है, ना कॉमर्स लेना है. तो उस टाइम जब पूरा ये हो रहा था डिस्कशन, तब वहाँ पे हम वेरियस टीचर से डिस्कस करते थे कि सारा ऑप्शन का क्या क्या बेनिफिट्स है. सीए मतलब कॉमर्स लेने से मेरे को क्या फील्ड्स में आना, मतलब क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं. आर्ट्स लेके, शी वाज अ आर्ट्स टीचर एक्चुअली, शी वाज टीचिंग ज्योग्राफी एंड ऑल. तो वो लेके हम वहाँ पे मेरा क्या करियर ऑप्शंस है, कैसे क्या हम आ सकते हैं, तो वो करियर ऑप्शंस वो डिस्कस किए. तो उसके बाद फिर उस टाइम जो उन्होंने कहा, उसके बाद फिर हम एनालाइज की, टेकिंग इनपुट्स. बट वो बात मेरे मन में घर कर गया था कि हाँ, शी इज टेलिंग करेक्ट. कि उसके बाद फिर हम फोकस किए, पढ़ना तो है. फिर आया कि नाउ आई बिकम क्लियर कि हाँ साइंस लेना है. साइंस लेने के बाद अब वहां पे वो फियर है, किसी से भी पूछे डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर तो बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा. नाउ दैट फियर वाज इनकॉर्पोरेटिंग. जिससे भी बात करो वो फियर डालते हैं कि ये तो नहीं होगा, मतलब होगा नहीं, बहुत डिफिकल्ट है. तो पढ़ना है, दैट इज ओके, दैट इज माई जॉब, हम पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं. ठीक है, पढ़ते हैं. देन आई वेंट ऑन स्टडिंग. तो वहां पे 10th के बाद फिर से वो फोकस आया जिसपे हम क्लास 12 पे टॉप कर गए. तो आई डिड वन थिंग विच वॉज इन माई हैंड कि पढ़ाई तो करना है. डॉक्टरी के लिए क्या है, डिफिकल्ट है, बहुत पढ़ना पड़ता है. चलो पढ़ते हैं. पढ़े, सब चीज छोड़ छाड़ के पढ़े. लेकिन पढ़ने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फर्स्ट ईयर में. मतलब जब फर्स्ट ट्रायल में कि एंट्रेंस एग्जाम देना होता है. एंट्रेंस एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट कि यू नीड टू क्रॉस द एंट्रेंस एग्जाम. तो उसके बाद ठीक है, ट्राई किए, नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर जब हम दिए एंड आई क्लियर्ड, तब समझ में आया कि मेरा वहाँ स्ट्रैटेजी कुछ नहीं था, सिर्फ पढ़ाई करना था. ना कोई गाइडेंस था. कि मेरे को तो पता होना चाहिए कि आज जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं, वो एग्जाम में कितने लोग अपीयर करते हैं, वो एग्जाम्स का कट ऑफ मार्क्स क्या होता है, उसमें कितना मार्क्स लाने से हम वो क्वालिफाई हो जाएंगे, वहां पे किस पैटर्न का क्वेश्चंस आता है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है. नेगेटिव है तो नेगेटिव को करना कितना जरूरी है, नहीं जरूरी कितना है. डू यू नीड टू अपीयर फुल क्वेश्चंस और आई कैन लीव सम क्वेश्चंस. तो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटजी दैट यू नीड टू. जितना ऊपर हम लोग जाते हैं एग्जाम्स में, वहां सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता, पढ़ाई के साथ स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होता है. क्योंकि जितना ऊपर जा रहे हैं हम लोग, द वॉल्यूम ऑफ सिलेबस बिकम्स वेरी लार्ज.
और ये किसी एक जन के लिए संभव नहीं है कि हम सारा चीज को मेमोराइज करके रखें। यहाँ स्ट्रैटेजी काम आता है कि आज अगर 60% अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें हम क्लियर करना मेरे लिए पॉसिबल है। और यहाँ सब कोई बोलता है इतना डिफिकल्ट है। आई थॉट ठीक है, वहां पे भी 90% 95% लाने के बगैर कुछ काम होगा ही नहीं, और उस एंजाइटी में उतना तो पढ़ाई संभव नहीं है, चलो एग्जाम तो देते हैं। तो जब बहुत एक स्ट्रैटेजी नहीं था करके देखे, लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि जो कट ऑफ मार्क था उससे सिर्फ 10 या 15 नंबर से मेरा रह गया था फर्स्ट ट्रायल में। जो कि हमको लगा अगर ये सब चीज हम जाने होते कि इतना क्वेश्चंस है, नेगेटिव को नहीं करना चाहिए, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, बेटर नॉट टू ट्राई इट। तो ये जो स्ट्रैटेजी है और ये कैसा एग्जाम्स होता है, ये अगर मेरे को पता रहता तो हमको लगता वो मेरा 1 साल वेस्ट नहीं होता। और यहाँ पे बताएगा कौन? Here comes the role of the school and the teachers. यहाँ पे बेसिकली बाय दैट टाइम बहुत एक उस टाइम स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम का कल्चर नहीं था, अभी फिर भी बहुत एक राइज हो गया बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। अभी तो वी हैव अ सोशल मीडिया दैट इज वर्किंग वेरी गुड। अगर किसी को चाहिए हम लोग को सारा इन्फॉर्मेशन आजकल यूट्यूब गूगल एंड सब कुछ में है वहाँ पे कि कैसा क्या है। उस टाइम वो चीज़ नहीं था। तो देयर वाज द रोल ऑफ द टीचर विच वाज वेरी मच लैकिंग दैट टाइम। टीचर्स वेयर देयर जो कि पढ़ाते थे क्लास 11-12 तक तो बढ़िया पढ़ाए, उसके बाद सिलेबस तो यही होता है बट थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है जो कि समझना बहुत जरूरी है। और ये इस चीज को समझ जाते तो शायद मेरा वो 1 साल लॉस नहीं होता। तो हियर आई से दैट पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के साथ स्ट्रैटेजी भी उतना ही जरूरी है, तब जाके हम लोग उस चीज को क्वालिफाई कर पाते हैं। राइट। 50% स्टूडेंट्स तो इसी एंजाइटी में ही आउट हो जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि 4 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो अब हमको समझ में आता है 2 लाख को तो वैसे ही छाड़ दो। मतलब बेसिकली ये एंजाइटी और ये प्रॉब्लम से 2 लाख तो ऐसे ही आउट हो जाते हैं। तो असल कंपटीशन तो 2 लाख से ही है सिर्फ। तो दैट इज द थिंग। क्लास 9-10 के आसपास में द टीचर लेफ्ट मार्क्स इन मी एंड देन आई प्रोसीडेड विथ माय स्ट्रेटजीज। There was a big influence, right? Very much influence. और इसी के साथ अगर मतलब इसी टॉपिक के साथ अगर हम पूछे कि मतलब आपके इस पाथ में आने के लिए सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस या मोटिवेशन किसने प्रोवाइड किया आपको, तो वो क्या वही टीचर होंगे? एग्जैक्टली इस पाथ में पूरा आने के लिए द टीचर हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन मी, बट द डेथ ऑफ माय फादर वाज वन ऑफ द मेजर थिंग. Because when my father expired, it was a night time, and I understand that because of the unavailability of the doctor, if there was any possibility my father could have been saved, I felt the lack of availability of doctor that time. But that was just a heart attack which could not be done anything, which I realize right now. बट एट दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि डॉक्टर रहते तो शायद कुछ हो पाता, बट द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर, फिर हम लोग के घर में डॉक्टर क्यों नहीं है, हम डॉक्टर क्यों नहीं है, वो एक टाइप से वो फीलिंग था. तो द सीड ऑफ बीइंग अ डॉक्टर वो वहां से आया था. एंड पर्सनली माई फादर ऑल्सो वॉन्टेड एनी वन ऑफ हिज सन टू बी अ डॉक्टर. वी वर 5 ब्रदर. तो उसमें से भी बाकी मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़ाई अच्छे से करते थे हम करते थे, बड़े भैया करते थे, लेकिन बड़े भैया बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर नहीं पाए. तो उसके बाद फिर हम पढ़ते थे तो सबको को था कि एटलीस्ट पापा का सपना कोई तो पूरा करे. तो वो वहां से आया था. बट तब तक मेरे को भी रियलाइजेशन नहीं था कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. आई वाज हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट. बट सीड वाज देयर, द कॉन्फिडेंस रेज्ड बाय माय टीचर. And thereafter I started. Okay. And अभी अगर कोई स्टूडेंट को आपके इस पाथ में आना है, so उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स एडवाइस करेंगे? जो स्टूडेंट को आना है, अगर मेरे से पर्सनली टच हो, हम तो आई विल बी हैप्पी टू गिव एवरी सजेशन. बिकॉज हमको लगता है कि देयर वाज सम ड्रॉबैक्स, सम लिमिटेशंस जो कि हम फेस किए. हम नहीं चाहे कोई अगर डेडिकेटेड है, कोई पढ़ाई कर रहा है तो इसको ये मिले. एवरी स्टूडेंट आर वेलकम. हाँ, हम उसको वेलकम करेंगे. आप बेझिझक मेरे पास आओ, बात करो, हम जरूर बताएंगे. और अभी भी हम शेयर करेंगे, जैसे कि ऑलरेडी इतना देर में हम शेयर किए हैं कि पढ़ाई के बिना तो नहीं होगा.
राइट, तो पढ़ाई तो करना ही, whichever class you are at right whichever class, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से भी नहीं होगा। now. तो द एक्स्ट्रा फैक्टर आपको लाना है कि अगर आपको सिलेक्शन करना है, वो 2 लाख स्टूडेंट में से लाइक अराउंड 5000 और लाइक दैट उतना का ही सिलेक्शन होना है। तो उसमें आने के लिए पढ़ाई तो सबको ही करना है, आप में एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, वो एक्स्ट्रा फैक्टर को समझना पड़ेगा, और जो ये एक्स्ट्रा फैक्टर को समझेगा वही क्रैक कर Crack हो पाएगा। जाएगा। तो पढ़ाई तो करना है, और पढ़ाई को छोड़ना भी आना चाहिए। वाओ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये एक चार्ट है, इसको हम मग नहीं कर सकते तो छोड़ दो, 2 नंबर जाएगा, 2 नंबर के पीछे हम अपना 20 दिन बर्बाद कर रहे हैं, जबकि 20 दिन में हम और 80 नंबर के लिए अच्छे से पढ़ सकते हैं। राइट, तो दिस इज द स्ट्रैटेजी आपको अपनाना है, एंड वो इंडिविजुअल थिंग है। आप अपने सेल्फ को अपने अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हर किसी के लिए जनरलाइजेशन नहीं होता है। जो चीज मेरे से याद नहीं हो रहा, हम आज पढ़े, 1 हफ्ता बाद फिर भूल गए, फिर पढ़े, 1 हफ्ता बाद फिर भूल गए, रहने दो उसको, नहीं याद हो रहा है। अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस। मेरा ये लिमिटेशन, हम इसको नहीं याद कर सकते, बाकी तो याद कर सकते हैं, बाकी तो याद करो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हमको 100% नंबर लाना है। व्हाट इज द कट ऑफ मार्क्स? 60% ना? in different subject it is different field it is different, so you need to understand what is the cut off. अगर आपको क्रैक करना है तो आपका लिमिटेशंस को भी जानना है। तो इफ यू गो इनटू अ मेडिकल फील्ड राइट नाउ अप टू क्लास 10 बढ़िया से पढ़ाई कर लो। क्लास 10 के बाद 12 में आपको साइंस लेना है, ठीक, विदाउट साइंस यू कैन नॉट गो इन अ मेडिकल लाइन। आफ्टर completion of the 12th you need to focus on the joint entrance examinations। अभी तो ऑल इंडिया का होता है। तो now here if you are very keen to become a doctor, आपको क्लास 12 में टॉप करने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप टॉप करोगे, टॉप करके भी तो हम बैक किए, तो वो कोई जरूरी नहीं है। द मेन थिंग इज एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपका क्लास 10 क्वालिफाई होना चाहिए विथ मिनिमम लाइक 50% और लाइक दैट। आप 50% लाइए, दैट इज ओके। लेकिन आप जो स्टडीज कर रहे हैं, आपको थोड़ा स्टडी ओरिएंटेशन आपका आगे का जो एग्जाम है उसके ओरिएंटेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे पास करना है, सिलेबस इज द सेम, एग्जाम पैटर्न इज डिफरेंट। तो थोड़ा हमको क्लास 12 पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है, और उसी के साथ साथ हमको एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में भी पढ़ना है। तो दोनों को कैरी करना है। अब दोनों को कैरी करने से इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो क्लास 12 में हमको टॉप करने का सपना छोड़ दो। क्या होगा क्लास टॉप करके? 2 दिन कोई वाहवाही करेगा, उसके बाद तो खत्म, ठीक है। अल्टीमेट गोल इज आफ्टर ऑल यू बिकम सक्सेसफुल मैन और नॉट। एग्जैक्टली। तो दैट इज द अल्टीमेट गोल, नॉट द क्लास 12 को टॉप करना इज नॉट द गोल। तो वो गोल को अगर हम लोग देखेंगे तो क्लास 12 में ओके, आज 60% 70% इज ओके, बट इफ यू crack on the same year, that is more important than being a topper and cracking after a 1 year। तो यहाँ पे है कि उसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम मेरा क्लियर हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया, देन यू सेलेक्ट वॉट एवर कॉलेज आपके पास वो आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज द लाइन, एंड डेफिनेटली उसके बाद तो मेडिकल में एक बार आ गए तो वो पास करने का गारंटी वहां पे है। मतलब एंट्रेंस एग्जाम हो गया, यू क्वालिफाई फॉर अ मेडिकल, वो तो पास करके आपको भेजेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे तो लंबा पढ़ाई है। दैट इज वन थिंग यहाँ पे बहुत जरूरी है कि मेडिकल में आ रहे हो तो आपको पेशेंस इसमें भी रखना है कि इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी। जब तक कि हम पास होके एमडी करके निकलेंगे, तब तक कि मेरे बाकी फ्रेंड्स इंजीनियरिंग करके शादी करके बच्चे भी कर लिए होंगे, ठीक है, और कमाना शुरू में। यहाँ पे बहुत बार ना ये फीलिंग्स आता है कि हम तो अभी भी पढ़ रहे हैं, मेरे वो कलीग ऑलरेडी अभी कमाना शुरू कर दिए, इतना लाख रुपए का पैकेज है और अभी भी मेरा घर से पैसा आ रहा है मेरा खर्चा के लिए। तो ये एक मेडिकल फील्ड में ये है। बट हाँ, डेफिनेटली जिसको इंटरेस्ट है वो आए। You need to have a sacrifice like of attitude। It will give you everything, but initially you have to sacrifice like the prime time of your life। you have to sacrifice because it's long life। after 12 आप अगर 1 साल का गैप देके क्वालिफाई करते हो तो like MBBS is 5.5 years। and अभी तो some sort of bond posting भी आ चुका है, जहाँ पे 1 साल 2 साल आपको bond posting है। मतलब MBBS करने के बाद you have to serve in a rural area for a year or 2। okay। तो वहाँ पे 1 साल वैसे निकल जाता है। देन यू डू MD जो कि 3 साल का है, और MD में भी फिर 2 साल का बॉन्ड अब आ गया, पहले नहीं था।
तो इट बिकम्स अगेन 3 + 2 + 5 years, और उसके बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में डीएम करना है या एमसीएच करना, देन अगेन इट इज अ 3 years कोर्स, एंड देयर आफ्टर अगेन बॉन्ड पोस्टिंग है, तो इट बिकम्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। और उसके बाद आप निकल के एक्चुअल में कमाना शुरू करते हो, प्रैक्टिस करना शुरू करते, नेम एंड फेम आने में अगेन यू हैव टू बी पेशेंस कि तुरंत से आप जितना ही क्वालिफाई कर गए हो, यू नीड टू गिव टाइम इन द सोसाइटी, इन द क्लिनिक, बिफोर योर नेम एंड फेम राइजेस अप। तो इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अल्टीमेटली यू विल यील्ड एवरीथिंग, बट यहाँ पेशेंस रखना जरूरी है, सैक्रिफाइस लैक ऑफ एटीट्यूड भी रखना जरूरी है कि हाँ ये होना है। ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट आंसर। और आपका जो इतना दिन का एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट मोर देन 10 years का, सो इसमें आपने जो एक्सपीरियंस किया, आप क्या बोलना चाहेंगे कि इस करियर में या इस स्पेसिफिक लाइन में, मतलब करियर वाइज चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं आप अभी तक? चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंज जो अभी हम जस्ट डिस्कस किए है कि सैक्रिफाइस एटीट्यूड रखना पड़ेगा, एंड इट विल बी अ लॉन्ग टाइम। तो अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस, यू विल नॉट हैव अ क्विक रिजल्ट। बट हाँ, यहाँ पे क्या है कि सबसे सेटिस्फाइंग थिंग ये है कि obviously with money, like no one is doing anything without money, all are doing for money and everything, so money is the basic thing, वो तो ultimately आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको रेस्पेक्ट आएगा वो बाकी फील्ड में उतना नहीं मिलेगा। तो वो रेस्पेक्ट और वो चीज अगर चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सैक्रिफाइस एटीट्यूड, ये थोड़ा लंबा टाइम रहेगा। इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग लाइक MBBS MD DM, वो करने के बाद भी जब आप इन फील्ड प्रैक्टिस में जब आते हो, आपको तुरंत कोई नहीं जानता है, तो यू हैव टू गिव 1000 days ऑफ टाइम बिफोर एनीवन नोज यू। वो 1000 दिन तो आपको बैठे रहना पड़ता है कि ओके आपका 1 पेशेंट है, 2 पेशेंट है, तो आपका नाम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ही होगा, ना कि आपका डिग्री से होगा। व्हेन यू ट्रीट अ पेशेंट, ट्रीट करने के बाद फिर वो जब आपको फीडबैक देता है और दूसरों को बताता है, तब वो आता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके में पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा सैक्रिफाइस एटीट्यूड होना चाहिए, और पकड़ के बैठे रहना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी ट्रस्टवर्दी टू योर जॉब। आप अच्छे काम करते जाओ, दैट विल यील्ड यू एवरीथिंग। बट अगर पेशेंस नहीं है तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस। ओके, एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ पीडियाट्रिशियन? डीलिंग विद द किड्स, दैट इज द लव ना, डीलिंग विद द किड्स, उन लोगों का स्माइल, ये चीज समझ सकते हैं जो पेरेंट्स हैं, और जो न्यूली पेरेंट्स हुए हैं, आप उन लोगों से पूछिए कि एक बच्चा होना उन लोगों को कितना फील गुड फील कराता है। और कुछ पेरेंट्स जिसके बच्चे बड़े हो गए हैं, आप उन लोगों से पूछिए कि वो जब बच्चे जब छोटे थे उसमें उन लोगों को कितना प्यार मिलता था, उन लोगों को पकड़ना, कडल करना, ये करना, द पेरेंट्स एंजॉय दैट थिंग्स ना। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते, बदमाश हो जाते हैं, 10 साल के हो गए अब, और पापा मम्मी का बात सुनते नहीं है, ना उन लोगों को हग करते हैं, ना किसी करते हैं, ना आई लव यू बोलते हैं, तो वो अब बड़े हो रहे हैं। लेकिन अब छोटे जो बच्चे हैं ना, उन लोगों को आप देखिए पेरेंट्स भी कितने बार कडल करते हैं, प्यार करते हैं, आई लव यू बोलते हैं, वो लव का कोई लिमिट ही नहीं है। एंड आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम हर उम्र के बच्चों के साथ हम डील कर रहे हैं। आई एंजॉय देम, जब उन लोगों का हंसी वापस आता है, दिस इज द बेस्ट थिंग। अभी भी वो छोटे बच्चे, उन लोगों को पकड़ना, करना, वो करना, आई एंजॉय दैट, आई डेफिनेटली लव दिस थिंग्स। डीलिंग विद द किड्स इज द बेस्ट पार्ट, और ये लव होना जरूरी है, देन ओनली यू कैन गिव 100% टू दिस जॉब। देयर इज एक्चुअल रिवॉर्ड, राइट? एक्चुअल रिवॉर्ड, एंड रिवॉर्ड तो अगर बच्चे खुद अगर कुछ रिवॉर्ड दे देते ना, तो इससे बड़ा तो और कुछ यही चीज नहीं है। Can you share like some of the most cherished moments of yours like in this profession? अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची आई दिखाने के लिए मम्मी के साथ, बुखार हो गया, वो साथ में अपने डॉल लेके आई है। Okay. सर मेरा डॉल का भी तबीयत खराब हो गया है। तो जब तक उस डॉल को भी हम चेक नहीं किए, शी डिडंट गो आउट फ्रॉम माय क्लिनिक। Wow. कि चलो हम बात तो सुन लिए, बट शी एक्चुअली मेंट कि डॉक्टर इसको आप चेक कीजिए। अच्छा। उसको मेरा वो लाइन टेबल में उसको बैठाना और सुलाना पड़ा, उसको स्टेथोस्कोप से मेरे को देखना पड़ा, उसके बाद वो गई है। तो वो किड्स का वो है ना कि वो अपने डॉल को भी लेकर आई है चेकअप के लिए।
और डेफिनेटली रिवॉर्ड्स वाला चीज ऐसा है कि द फर्स्ट चेरिश्ड मोमेंट जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा था व्हेन आई वाज वर्किंग एज माय पीजी ग्रेजुएट्स. I was working in a pediatric blood cancer unit in my hospital there. I was very dedicated there and like cancer patient का treatment बहुत लंबा चलता है. It can be around 7 month, 8 month, उतना लंबा भी चल सकता है. And they were admitted. तो definitely एक ही patient को जब इतना दिन हम लोग देखते करते रहते हैं तो एक bonding हो ही जाता है. Right. तो उसमें से आई रिमेम्बर वन पेशेंट 5 साल की बच्ची थी वो. दे वर फ्रॉम अ विलेज एरिया. दे वर नॉट सो वेरी वेल टू डू फैमिली. ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसे पेशेंट ही भी ज़्यादा होते हैं. तो शी वाज इम्प्रूविंग वेल फ्रॉम द ब्लड कैंसर. ठीक है. उसके बाद फिर एक ऐसा फेज आता है कि हाँ ठीक है, अभी इसको 1 महीना हम लोग डिस्चार्ज करेंगे और फिर वापस से इसका थेरेपी शुरू होगा तो वो आएगा. तो जब वो रीएडमिशन होके आई ना तो वो मेरे को बोली, डॉक्टर साहब आमी आपनार जन्ने गिफ्ट এনেছি. हमले अच्छा. एंड शी ब्रॉट वन लक्स साबुन, लक्स सोप. It is not matter about the Lux soap. It was the effort. She bought it for me, and that too, that soap was given by some of her relative who stayed in Dubai. Oh my God. They came and they made and they brought this soap for her, and she didn't use that and she gave it to me. She kept it for you. नहीं डॉक्टर साहब ये आपके लिए हम लाए हैं. तो that was one of the prized possession for me. That was one of the prized possession for me. वो मेरे पास अभी भी है, उसको हम यूज नहीं किए हैं. तो इस चीज का कोई वैल्यू नहीं है. एक चीज का कोई वैल्यू नहीं है. एक वो लोग जो कि बहुत एक अफोर्ड नहीं कर सकते. इट इज नॉट मैटर अबाउट द गिफ्ट कि क्या है, पर वो फीलिंग जो है, द इंटेंशन एंड द फीलिंग बिहाइंड दैट, वो जो दिया, दैट इज द मोस्ट चेरिश्ड थिंग अभी तक के लिए मेरे पास है. और भी कुछ 1-2 चेरिश्ड मोमेंट्स है जो कि अपना वही पीजी लाइफ में एक न्यूबॉर्न बेबी था. आई अंडरस्टैंड उसके पीछे हमको बहुत प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा. दैट वाज ऑलमोस्ट अ गॉन केस. बट आई कैन से कि इसका कोई बचने का उम्मीद नहीं है. जो हम लोग बोलते हैं बचने का कोई उम्मीद नहीं था. तो वो बेबी का कोई किडनी का प्रॉब्लम्स था एंड फुल ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन था. उसका किडनी फंक्शन नहीं कर रहा था, उसको डायलिसिस करना था. अब इतना न्यूबॉर्न बेबी का डायलिसिस फैसिलिटीज वी डू नॉट हैव. तो उसमें एक ऑल्टरनेटिव फैसिलिटीज होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस टाइप ऑफ थिंग. वो भी हम लोग के हॉस्पिटल में देन फैसिलिटीज नहीं था. बट आई अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट है कि कैसे करना होता है. और हम लोग का इंडिया में हम लोग को शायद सुने भी होंगे, जुगाड़ टेक्निक तो बहुत बड़ा काम आता है कि कुछ ऐसा नहीं है तो वी हैव टू थिंक ऑल्टरनेटिव. वी कैन नॉट गो विद द प्रोटोकॉल एवरी टाइम. तो थोड़ा जुगाड़ करके तो चलना पड़ता ही है. तो आई वाज हैविंग माय नाइट ड्यूटी इन माय ICU. At that time everything was in my hand. So I called the parents of that child because everything was explained in the morning by when our seniors that it's hard to save this baby, just give palliative treatment जब तक चलता है we give it. तो रात में कंडीशन भी इतना खराब था कि I understood by tomorrow he will not be there. तो पेरेंट्स को हम बुलाए, सारा चीज दिखाए कराए. आई टुक देयर कंसेंट एंड आई टोल्ड देम आई लाइक टू ट्राई समथिंग. डॉक्टर साहब आपको जो करना बचाने के लिए आप कीजिए. तो थोड़ा जुगाड़ टेक्निक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस करने का. तो रात भर बैठ के हम उसका वो किए, रात भर हम किए. अल्टीमेटली दैट पेशेंट डिडंट डाई दैट डे. नेक्स्ट दिन हमको अपना डिपार्टमेंट से बहुत डांट सुनना पड़ा कि ये आप क्यों करने गए, अभी कुछ हो जाएगा, पेशेंट क्लेम करेगा, ये करेगा, ऑल द लीगल थिंग्स एंड समथिंग दैट कम्स आउट कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. तो मतलब दैट डे आई वाज वेरी अपसेट. बट द थिंग वाज दैट बेबी एटलीस्ट वाज सर्वाइव्ड दैट डे ही सर्वाइव्ड. And what happened ki one of my senior called me up doing ki we are seeing that baby is responding. Wow. Okay, well, definitely this is the thing that we need to do. हम लोग के पास वो नहीं है, हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड तो करना ही चाहिए. He started responding. One day again with the help of that senior we did without seeing anyone. Let us continue that treatment. Okay. That happened. 3rd day, 4th day, everyone went to know that we are doing this. Baby was very good, improved.
Now no one scolded me. Okay. Now some other teachers started taking the shray of that. That is also okay. That ultimately the good part was that baby discharged. He was alive, and that parent also, after few months, I was off with my duties and my MD completed. For the next 1 year, 2 year, that parents kept on calling me, डॉक्टर साहब बच्चे को अभी ऐसा हो रहा है, क्या करना नहीं करना. Then I said, अब तो हम है नहीं वहाँ पे, आप वहाँ पे उनको दिखाइए करिए. And that went on with a great paper that इसको ऐसे भी किया जा सकता है. This one of my seniors published that कि हाँ, these are the things we can do with that paper. There's a paper published regarding that. Regarding that. Wow. कि ये इस तरीके से भी किया जा सकता है. ये कौन से ईयर का बात है? ये when I was in my college life, like 2014-15 like that. Okay. उस टाइम तो still there is a paper, and that seniors who did with me, they published it because I was not well oriented how to do paper writing and all that. So that happened, but the cherished moment was that कि that parent still called me कि डॉक्टर साहब आपने बच्चे को बचाया, and that thing happened कि जिसमें कोई hope नहीं था. So that is one thing, we should not lose hope any time. और इंडिया का जो जुगाड़ टेक्निक है, वो टेक्निक पे हम लोग को थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए. So the rewards are worth, like it cannot be, the work cannot be calculated, right? No, this cannot be paid in money or anything. Any money is not satisfying this thing. The life is important, and that kid is alive right now, which we everyone lose hope. Even the memories that you have shared with those people, with those kids, this is so special. It's very special, very special. Right. And for the students who want to come into this profession, this was a continuous query that what kind of salary or what kind of income they can expect. Like salary, and what I will say that if you are coming in this line, you need not bother about that. That will be taken care of. Okay. You just practice in this line, that will automatically be taken care of. You will not be deprived of that. But if you focus on that, what will be my salary? Right. You cannot give 100% to your job. You give 100% to your job, I guarantee you, your everything will be fulfilled from that end. Whatever you want in your life, that will be taken care of. 3 Idiots में वो डायलॉग नहीं है क्या बोलते हैं कि काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के आएगी. तो you give your 100% to this job when you become, and I guarantee you कि everything will be rewarded. And not only from the monetary point of view, like I said, from the respect and dignity point of view also. तो सैलरी इज एवर चेंजिंग. लाइक जब हम स्टाइपेंड मिलता था, दैट वाज ओनली 1500 रुपीज अ मंथ जो कि मिलता था दैट टाइम. 1500 पर मंथ स्टाइपेंड था हम लोग का आफ्टर MBBS. तो इवन दैट 1500 वाज वेरी गुड दैट टाइम. हम लोग को पहला इनकम मिल रहा है, वी वर हैप्पी विद दैट. सो हैप्पीनेस इज अ रिलेटिव टर्म, सैलरी इज अ रिलेटिव टर्म ना. तो even maybe if you are earning a 10 lakh rupees, it may be more than enough for someone, and it may be very less for Ambani, it is very less. So it's a relative thing. It is a relative thing. So when you are coming into this profession, like for a standard living, whatever is required, you will get it here, and there is no limitation. Now after becoming a doctor, you will get a decent income, what is expected, but how much you want depends upon your skill. Now what do you want? Like you are becoming a doctor, okay, you set up even a pharmacy, you set up a pathology, and there is no end to the income, no? So if you want more income, you have to apply your skill, and everything else it will rise on. Right. But for this purpose, for job purpose, you will have a decent what is expected, that a standard living demands. Okay. And like आपको क्या लगता है कि अपकमिंग 10-20 साल में ये प्रोफेशन कैसे चेंज होगा? इसका 10-20 साल बाद इसका रूप कैसा रहेगा? रूट तो चेंज तो हो ही रहा है. देखिए 10-20 साल बाद का बात करने के पहले लेट अस टॉक 10-20 साल पहले ये प्रोफेशन कैसा था, तब हम समझ पाएंगे क्या है. तो
द मेडिसिन पार्ट, लाइक जो फिजिशियन होते हैं, पहले पीडियाट्रिशियन बोले कोई होता ही नहीं था. देयर वर नो चाइल्ड स्पेशलिस्ट. अ टर्म चाइल्ड स्पेशलिस्ट और अ पीडियाट्रिशियन ये अलग से था ही नहीं. इट इज ऑल अ मेडिसिन. लाइक बच्चों, बड़ों को, बूढ़ों को, बच्चों को सब एक ही डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं. वी आर अ फिजिशियन, वी आर डीलिंग. स्लोली वी रियलाइज दैट बच्चों का प्रॉब्लम्स आर क्वाइट डिफरेंट देन दैट ऑफ द एडल्ट. तो आज बच्चों को देखने के लिए हमको एक स्पेशल आइज चाहिए, स्पेशल एक्सपीरियंस चाहिए. तो देयर इट स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट की पीडियाट्रिशियन. बच्चों में चीजें अलग होती हैं, बड़ों में थोड़ा अलग होता है. तो ये अलग को डिफरेंशिएट करने से फिर ये आया कि हाँ, पीडियाट्रिशियन को अभी दीज आर द पर्सन, दीज आर द डॉक्टर हु विल एक्सक्लूसिवली लुक इनटू द पीडियाट्रिक पेशेंट्स. बच्चों को देखेंगे. तो इस तरीके से एक फील्ड फिर ये डेवलप हुआ पीडियाट्रिक. उसका पढ़ाई अलग से हो गया, डिपार्टमेंट अलग हो गया, सब चीज अलग हो गया. तो डेफिनेटली लास्ट 10 years 20 years में ये चेंज आया कि देयर इज अ सेपरेट फील्ड कॉल्ड पीडियाट्रिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, now when there is a separate field called pediatrics, now there are quite development in this field. कि पहले इतना नहीं था, अब और स्पेसिफिकेशंस आ रहे हैं. स्पेसिफिकेशंस आ रहे हैं इन दैट सेंस कि बच्चों में अब सिर्फ उनको बचाना ही टारगेट नहीं है, उनको एक हेल्दी लाइफ देना, उनको और मेंटली डेवलप करना. इट्स बिकम वेरी चैलेंजिंग थिंग कि उन लोगों को सारा चीज को अप्रोच, इवन उनको ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि करियर ओरिएंटेड, दे बिकम वेरी टेंस्ड अबाउट दैट कि हमको क्या बनना नहीं है. द एडोलेसेंट हेल्थ ग्रुप, उन लोगों का एडोलेसेंट में एक अलग उन लोगों का मेंटालिटी रहता है, बच्चों में एक अलग माइंड थॉट्स रहता है. और न्यूबॉर्न इज सेपरेटली डिफरेंट थिंग. न्यूबॉर्न बेबीज वो तो एकदम अलग हो गए. तो इवन इन पीडियाट्रिक नाउ we are becoming so specialization that there are some doctors who's exclusively looking into the adolescent health group. Okay. Now there is a pediatric in the general age group, like 1 years to 10 years of age group, and the neonatology is an even super specialization in pediatric. Neonatologist, he is a neonatologist. He will look only babies of the first month of the life. Okay. Because their physiology is even different from the rest of the children as well. तो पहले समझ में आया कि अडल्ट और बच्चे में डिफरेंसेस है, दैट इज ओके. अब जब सिर्फ बच्चों में देखने लग गए तो इवन न्यूबॉर्न इज एक डिफरेंट चैप्टर देन द अदर चिल्ड्रंस. Okay. So there is a special division that is called neonatologist. So that is a special post graduation which is called DM neonatology. Here the doctor only looks into the first month of the kids. Like पहले तो हम लोग बोलते थे जैसे प्री टर्म डिलीवरीज होते हैं 35 वीक्स 36 वीक्स में बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाता है. अभी 35-36 बच्चों को बचाना मुश्किल वाला बात नहीं है, बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन दिस न्यूरोलॉजी एंड द इवन मच मोर एडवांसेस इन न्यूरोलॉजी. अभी तो 28 वीक्स क्यों 26 वीक्स लाइक 700-800 ग्राम के बच्चे भी बचते हैं, 700 ग्राम्स 800 ग्राम्स. अब ये बच्चे पहले अगर जन्मते थे तो उसको तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते थे कि इसको तो बचाना संभव नहीं है, व्हाई टू वेस्ट टाइम, जस्ट गिव सपोर्टिव थेरेपी एंड दिस. अभी 700-800 ग्राम, देयर इज एक्सपेक्टेशंस, यस इट कैन बी सेव्ड. दिस इज चैलेंजिंग, डेफिनेटली चैलेंजिंग, बट वी कैन नॉट लूज होप. आज के डेट में 700-800 ग्राम्स के भी बच्चे बचते हैं, निकलते हैं. और सिर्फ बचाना टारगेट नहीं है, उन लोगों को एक बाद में हेल्दी लाइफ देना टारगेट है. कि 700 ग्राम को हम बचा तो दिए लेकिन बाद में जाके अपंग हो गए, बच्चे में बुद्धि नहीं है, मेंटली रिटार्डेड है, हमको वैसे बच्चे भी नहीं चाहिए. तो हियर कम्स द रोल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूनेटोलॉजी. तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स है दे आर वेरी पर्टिकुलर नॉट ओनली इन सेविंग बट इन सेविंग इन अ प्रॉपर वे सो दैट दे कैन डेवलप इनटू अ गुड सिटीजन. हमको अपंग बच्चा मतलब सोसाइटी में नहीं देना है, हमको अच्छे बच्चे को देना है. विद दिस कॉन्सेप्ट कम्स द न्यूनेटोलॉजी. तो हियर द डॉक्टर्स एक्सक्लूसिवली डील विद द न्यूबॉर्न बेबीज कि उस लोगों को हमको कैसे केयर देना है, कैसा टेक केयर करना है, क्या इन्वेस्टिगेशंस करना है. दैट इज द थिंग. तो आस्ते आस्ते इवन यू सी देयर विल बी अ सेग्रीगेशन इन ईच डिपार्टमेंट. लाइक एडोलेसेंट का भी हो सकता है कि अब वो चीज आ जाए. इवन इन दिस एज ग्रुप देयर मे बी अ सेग्रीगेशन. एज एंड व्हेन इट विल एडवांस वी विल सी दैट हाँ देयर इज अ सेपरेट थिंग दैट वी नीड टू लुक आफ्टर दैट. तो हो सकता है उसका भी एक अलग से वो हो जाए. So the growth is kind of exponential. It is changing exponentially, right? And तो अगर इतना रैपिडली कोई एक इंडस्ट्री चेंज कर रहा है, सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यहाँ पर कुछ रिस्क्स भी होंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ करियर, राइट?
और तो ऐसा कोई रिस्क अगर आप हाईलाइट करना चाहे जो इस फील्ड में आने के लिए एस्पिरेंट है उनके लिए, कि इस फील्ड में हमें कोई रिस्क क्या आपको नोटिसेबल हुआ है अभी तक? ये रिस्क तो हर फील्ड में ही है। right. हाँ, रिस्क तो हर फील्ड में ही है, आप कुछ भी फील्ड में जाइए। बेसिकली यहाँ पे अभी मेडिकल चीज ऐसा हो गया है कि डॉक्टर्स को अभी सोसाइटी एंड गवर्नमेंट सब लोग ऐसे देखते हैं कि दे आर गॉड एंड दे आर मेंट टू सर्व पीपल। दैट इज व्हाट द जनरल कॉन्सेप्ट। डेफिनेटली वी आर देयर टू सर्व, वी आर डीलिंग विद द लाइव्स, but one need to understand that we are also humans. There can be mistakes, but most of the time when we are working with the lives, everything is not in our hand. You need to understand that there is some differences between the outcome and mistakes. And even mistakes is the thing that humans only can do it. But one mistakes and one is negligency. You need to differentiate between negligency. Right. So definitely जब इतने सारे लोग हैं, सब कोई को एक तराजू में नहीं तोल सकते हम लोग। हाँ, तो हर जगह कुछ ना कुछ मिसक्रिएंट्स भी रहते ही हैं। तो एक जन का खराबी से पूरे एक प्रोफेशन को, पूरा एक चीज को हम लोग जनरलाइजेशन कर देते हैं, ये गलत चीज है। और आज के डेट में असॉल्ट्स ऑन डॉक्टर्स इज बिकमिंग सो वेरी कॉमन थिंग। इवन जो होता है कि सपोज एक डॉक्टर कुछ किया भी नहीं है, बस वो एग्रेशन में क्या होता है, पेशेंट पार्टी का जो अग्रेशन होता है, उनका जो एक वेंजियंस होता है, वो जो भी सामने होता है वो निकल जाता है। ठीक है, वहां पे फिर वो डॉक्टर इज गॉड और या ये वो चीज नहीं आता है। पेशेंट एक्सपायर किया या पेशेंट को कुछ हो गया, वो क्यों हुआ, देयर इज नो क्वेरी ऑन दैट, बट हाँ हो गया तो डॉक्टर जिम्मेदार है। तो एक वो जो एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है, इस चीज को भी हैंडल करने का ताकत होना होगा। इफ यू कैनॉट हैंडल दीज थिंग्स, बिकॉज डेफिनेटली आज किसी के बच्चे, किसी के पेरेंट्स, किसी को भी कुछ होता है तो उसके जो नेक्स्ट टू रिलेटिव है वो लोग बहुत एक इमोशनल चेंजेस से गुजर रहे हैं। बहुत अटैचमेंट्स था, एक खराब लग रहा है, अच्छा मेरा बच्चा मर गया, तो एक पेरेंट्स का इमोशंस है। अब वो इमोशंस किसी भी तरीके से निकल सकता है, लेकिन ये जो इस तरीके से निकलता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट ऑन डॉक्टर्स लाइफ, करियर, इमोशनल। कितने डॉक्टर्स तो इस तरीके का इंसिडेंट्स के बाद डॉक्टर ही छोड़ दिए, हमको नहीं करना है। तो ये इस चीज को भी हैंडल करने का हिम्मत होना होगा, बिकॉज वी कैन नॉट मूव आउट विद दिस प्रोफेशन। हम लोग को इसको भी ठीक करना है और हम लोग को एक सिस्टम में रह के ही चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि ये जो पब्लिक वेंजियंस आजकल काफी निकलता है, ये चीज के लिए हम लोग को थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा कि इसका भी हम लोग को कैसे काउंटर करना है। Second thing is that nothing is easy. Even if you come in this field, it will take time. Like I said, 1000 days minimum time लगेगा आपको अपना नाम पाम करने के लिए, एक पेशेंट आने के लिए, गुड अमाउंट की आज नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे, तब आपके थोड़े से इनकम आएंगे, ये सब चीज है। तो अब इनकम आते हैं ना, तो गवर्नमेंट भी है यहाँ पे कि यू आर नॉट सर्विंग व्हेन देयर इज इनकम, यू आर लाइक कमोडिटी, यू हैव टू पे इनकम टैक्स ऑल्सो। तो you need to pay income tax also. तो यहाँ पे if you don't do income, how will you pay income tax? And the question is that कितना सैलरी आएगा, कितना क्या आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ अगर सर्विस करते जाएंगे और भगवान का रूप देते जाएंगे तो हमारे बच्चे, हमारे बीवी हम लोग घर से निकाल देंगे। ठीक है, तो सब चीज को बैलेंस करना ही एक आर्ट है। तो इस चीज को बैलेंस करने का हिम्मत होना चाहिए, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर इस चीज को हैंडल कर सकते हैं तभी आना चाहिए। नेक्स्ट सर, आप थोड़ा सा लाइट इसमें डालिए कि जनरली आपके एक्सपीरियंस में ये जो टीनेजर्स या जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, वो जनरली कौन सा सबसे ज्यादा बीमारी ऐसा सफर करते हैं जो बहुत इजीली अवॉइडेबल है, और ये क्यों होता है कि वो लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, या इसका वजह क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना पड़ेगा ना, डिफरेंट एज कैटेगरीज में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। Okay. तो वो प्रॉब्लम्स के पीछे आइडिया रहना बहुत जरूरी है ताकि हम उसको अवॉइड कर सकें। तो अगर हम बच्चों लोग में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि अवॉइडेबल नहीं है बट उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत हद तक,
ये होता है वॉर्म्स इन्फेस्टेशन। ओके। बच्चों में कृमि जो हम लोग बोलते हैं ना, वॉर्म्स जो होते हैं ना, आई दिन पेरेंट्स आते हैं, सर बच्चों में वॉर्म्स हो गया। और बीमारी के पीछे अगर जानना चाहें कि इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, तो हर बीमारी के पीछे थोड़ा थोड़ा ना कुछ मिसकंसेप्शंस भी भरा पड़ा है हमारी सोसाइटी में। अभी हम किसी से भी, कोई भी पेरेंट्स से अगर पूछते हैं कि बच्चों में कृमि हो रहा है तो क्यों हो रहा है बताइए, तो डॉक्टर साहब ये चॉकलेट बहुत खाता है और ये चीनी खाता है, तो इसका चीनी खाना तो हम बंद करा नहीं सक रहे हैं, तो कृमि कैसे बंद होगा? बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि चीनी तो हम लोग भी बड़े भी खाते हैं, चॉकलेट तो कई जन अडल्ट है तो गादा चॉकलेट खाते हैं, तो उन लोगों में क्या कृमि नहीं होता है? हा? तो वॉर्म्स वाला चीज ऐसा है कि इट इज नॉट अबाउट चॉकलेट्स और शुगर और लाइक दैट। कंसेप्ट समझना, हाइजीन इश्यूज। हाइजीन इश्यूज बच्चे लोग है, जो बच्चे जमीन में खेलेंगे ही, मट्टी में खेलेंगे ही, इधर उधर हाथ दे रहे हैं, वो हाथ मुंह में जाता ही है। फिर क्या होता है कि रात में इचिंग होता है तो वो इचिंग करते हैं, तो वो हमारे नेल्स में वो सारे जर्म्स वगैरह रहते हैं, जो कि वापस से अगर हम अपना हाथ अगर ढंग से नहीं धोते हैं तो वो सारा बीमारी का घर रहता है। तो एक तो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि आप ये गंदा हाथों से आप चॉकलेट खाएं, चीनी खाएं या दाल भात खाएं, ये गंदगी जब पेट में जाएगा तो वो वॉर्म्स करेंगे। इट इज नॉट अबाउट चॉकलेट। वो चॉकलेट और शुगर वाला चीज ऐसा है कि हमारे पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स डराते कि तुम इतने चॉकलेट खाते हो बोल के तुम्हारा ये हो रहा है, और वो डर जनरेशन टू जनरेशन वो बढ़ता गया है। नो वन हैज आस्क्ड द क्वेश्चन कि चॉकलेट से कृमि में क्या, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। तो आज हमको भी पता है, मेरी मम्मी भी यही बोली, तुम इतना चॉकलेट खाते बोल के तुम्हारा कृमि हो रहा है। ठीक है, लेकिन चॉकलेट तो बड़ों भी खाते, बड़ों में तो उतना नहीं हो रहा है। एज एंड व्हेन बच्चे बड़े होते हैं, उनमें हाइजीन कल्चर हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं। पेरेंट्स, स्कूल, सब कोई क्या हाइजीन का कल्चर इनकॉर्पोरेट करते हैं। व्हाट वी एक्सपेक्ट बाय अराउंड 5 years ऑफ एज, बच्चों में एक हाइजीन कल्चर आ जाता है। ठीक है, अब जो बच्चे में नेल बाइटिंग का ज्यादा हैबिट है, उन लोगों में वॉर्म्स होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। जो बच्चे थंब सकिंग करते हैं, उन लोगों में वॉर्म्स होने का ज्यादा चांसेस हो जाता है। जो बच्चे मट्टी में ज्यादा खेलते हैं, लाइक कंपैरिजन टू इन सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, जहां बच्चे विलेज में ज्यादातर मट्टी में, उन लोगों का एक्सपोजर विद मड इज मोर देन इन द सिटी। लाइक घर पे भी अगर है तो वो तो बढ़िया टाइल्स है, ये है, तो उतना गंदा में एक्सपोजर नहीं हो रहा है। बट इन केस ऑफ विलेज लाइफ, वहाँ पे आसपास में भी काफी सारे मड्स एंड ऑल दैट, जहाँ बच्चे बार बार जाते हैं, करते हैं, तो वो मड सब में जर्म्स रहते हैं। अगेन हैंड वॉशिंग अगर नहीं प्रॉपर होता है तो वो फिर जर्म्स जाते हैं, वो पेट में गया, एंड दे क्रिएट ऑल सॉर्ट्स ऑफ वॉर्म्स एंड many other similar sort of problems. So here comes the importance of hand washing. बच्चों में हैंड वॉशिंग का कल्चर आस्ते आस्ते करके हम लोग को सिखाना चाहिए, नॉट ओनली इन बच्चे बट इवन इन एडल्ट्स। इवन कोरोना काल में भी हम लोग को हैंड वॉशिंग के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया गया था। तो खाना खाने के पहले हैंड वॉश करना चाहिए, स्कूल भी सिखाते, घर भी सिखाते हैं, और इसको कितना अच्छे से हम लोग बच्चों में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कई बीमारियों से लड़ने में। एक वॉर्म्स इन्फेस्टेशंस जो बताया कि बहुत कॉमन है, वो ग्रेजुअली सबसाइड कर जाएगा, लेकिन वो कब सबसाइड करता है वो डिपेंड करता है कि हाउ गुड हैंड हाइजीन कल्चर वी आर टीचिंग टू आवर चिल्ड्रन। ओके। Similar to that, again, the most common problem is the diarrhea, लूज स्टूल जो आता है, पतला पैखाना, आमाशा पायखाना। इसका भी सेम रीजन है, बच्चे खेलते हैं, करते हैं, जर्म्स मुंह में जाता है, वो करते हैं। इसमें सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट जो होता है ना कि डॉक्टर साहब दांत आ रहा है बच्चा का, वो नहीं बोलते हैं कि उसको पतला पॉटी लग रहा है या पैखाना लग रहा है, तो डॉक्टर साहब दांत आ रहा है। तो दांत आना तो इज अ गुड थिंग ना, अब नेचुरल थिंग है, दांत आ रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि दांत आने से पॉटी होता है। इट इज नॉट लाइक, दांत तो पहले 24 आएंगे, फिर 36 दांत आएंगे, तो इतना दांत आते रहेगा तो सब बार थोड़ी पॉटी होते रह जाएगा। इट इज नॉट कंसर्न। लेकिन दांत आने से क्या होता है कि दे हैव अ क्लटरिंग एक्टिविटी, दांत आ रहा है, चिड़चिड़ भाव लगता है, दे बाइट एवरीथिंग। एग्जैक्टली।
बच्चे सब चीज जो भी आज उसके घर में टॉयज है वो मुंह में ले लेता है। बच्चों को कंधे पे ले रहे हैं तो वो यहाँ पे कपड़ा को पूरा बाइट कर ले रहा है, अपना हाथ बाइट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हर चीज उसके मुंह में जम्स जा रहा है। तो जब दांत आते हैं तब फिर वो क्लटरिंग एक्टिविटी होता है, उसको चिड़चिड़ भाव लगता है, जिसके कारण वो सब चीज मुंह में लेते हैं। इसको बोलते हैं माउथिंग। द माउथिंग डेवलप्स। तो माउथिंग डेवलप करने से सब चीज जब मुंह में जाता है तो देयर इज अ चांसेस कि जर्म्स भी अंदर जा रहे हैं एंड वो पेट खराब करता है। तो दैट में बी मैनिफेस्टेड एज पेट में दर्द होना, उल्टी होना, पतला दस्त लगना। तो ये दांत आने की वजह से जरूर है, लेकिन दांत के कारण नहीं है। इट इज द टाइमिंग। दांत आता है तब ये एक्टिविटी होता है जिसके कारण लूज टूल होता है। बट ये एक मिसकंसेप्ट हो रखा है कि दांत आने से पॉटी होता है। कई पेरेंट्स तो ऐसे होते आते, डॉक्टर साहब अब तो दांत आने का समय हो गया है तो आगे से दवाई दे के रखे ताकि पॉटी वगैरह ना हो। तो इस लेवल पे वो चीज चला जाता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि पॉटी और दांत के बीच में उस तरीके से कनेक्शन नहीं है। अगेन थोड़े और बड़े बच्चों में भी डायरिया होता है, तो वो डायरिया मोस्ट ऑफ द टर्म जो इन्फेक्टिव डायरिया होता है वो जर्म्स की वजह से होता है। अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग। यहाँ जितने जल्दी बच्चों को हम हैंड वॉश के तरीके सिखाएंगे उतना बेटर है। नाउ यहाँ पे सिर्फ बच्चों को नहीं, अडल्ट्स को भी हैंड वॉशिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिफोर प्रिपेयरिंग फूड फॉर द किड्स, लाइक बच्चों के लिए जब हम लोग दूध बना रहे हैं या उसका खाना बना रहे हैं, या कई घर में कल्चर होते हैं, घर पे ना मेड्स होती है, बच्चों को खिलाते हैं करते हैं, तो उन लोगों को भी हाथ खिलाने के पहले हाथ धोना चाहिए। इसका कंसेप्ट को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। बिकॉज अगर मेरा हाथ क्लीन नहीं है और वो हाथ से हम बच्चों को खिला रहे हैं, आज हम चेंबर करते हैं, क्लिनिक करते हैं, घर जाते हैं और वही हाथ से अगर हम उसको खाना खिलाएंगे, दे आर बाउंड टू फॉल सिक। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि घर जाके सबसे पहले, आप बाहर निकले हो, घर जाके सबसे पहला काम करना बढ़िया से हैंड वॉश करना, बिकॉज ऑल जर्म्स आर देयर इन योर हैंड। हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग। Now the food that we eat, the water that we drink has a very important impact on our health. Like in our Purulia town, off and on, we see many of the patients with jaundice, the hepatitis jaundice, particularly hepatitis A. There is a hell lot of cases of hepatitis A, but no one is asking, Doctor साहब ये हो क्यों रहा है? The mere important thing is the hygiene and the water. वाटर अगर प्योर नहीं है, वाटर में जर्म्स इसका रहता है एंड वो इनटेक करते हैं। आज हम लोग जो बाहर जाते हैं और जो होटल का पानी पीते ये करते हैं, सब उसी में हाथ भी धो रहा है, वही पानी पी भी रहा है। आज ये जो स्ट्रीट फूड्स वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रीट फूड्स आप ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट फूड्स क्या होता है कि गर्म करके वो सब जो कर रहे हैं, तो वी एक्सपेक्ट मोस्ट ऑफ द जर्म्स, वो गर्म से चाहे तेल जैसा भी हो, जर्म्स तो वहां से मर जाते हैं। वो आप ले रहे हो, ठीक बात है, लेकिन वहां लेने के बाद वो जो पानी, वही पानी से वो हाथ भी धो रहा है, बर्तन भी धो रहा है, वही पानी, प्यास लग गया तो हम पानी खरीद तो नहीं रहे, वही पी ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम डूज दैट। ये जो पानी सब है ना, ये हाइजीन को टेक केयर करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आज स्ट्रीट फूड्स और फास्ट फूड्स इतना इनकॉर्पोरेट हो गया है, आज हम मना करेंगे, देखिए इट इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सब कोई मेरा बात सुनेंगे और इस चीज को ये करेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सब चीज का भी इम्पोर्टेंस जब लोगों में समझ में आएगा कि कितना मेरे को कंट्रोल करना नहीं करना, वो वहां पे भी कंट्रोल होगा। बट यहाँ पे हैंड वॉशिंग और क्लीन एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर एंड द फूड दैट वी ईट इज क्लीन, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगेन द फूड पॉइजनिंग, लाइक घर पे एक जन कोई खाना खाए हैं एंड 2-3 जन बीमार पड़ गए, दैट इज नॉट अ गुड फूड दैट वी एट। तो वो फूड पॉइजनिंग, कोई एक पार्टी में गए, कोई एक खाना खराब था, वो हो गया, तो दैट आर द इंसिडेंटल थिंग, वो उसको नहीं कंसिडर। बट वी शुड वॉच व्हाट वी आर ईटिंग एंड वी शुड वॉच व्हाट वी आर ड्रिंकिंग। तो this hand washing and the potable drinking water will save us from lot of things. That is the reason initial years of the life we prescribe कि आप boiled water बच्चे को दीजिए ना, boiled water आप देंगे तो we are free from many of these germs. Again the parents query, again ये भी आ जाता है, सर मेरे पास तो फिल्टर का पानी है, घर पे फिल्टर लगा हुआ है, तब भी क्या हम बच्चों को वो दें? Usually in the initial years of life I do suggest कि उसको भी आप बॉयल करें, बिकॉज वो फिल्टर भी कितना ठीक से काम कर रहा है आई एम नॉट श्योर, बट हम अपने हाथ से जब हम बॉइल कर ले रहे
रहे हैं तब आई एम वेरी प्रिटी श्योर कि एटलीस्ट अभी हम ये, बिकॉज इनिशियल ईयर्स ऑफ द लाइफ बच्चों में इम्यूनिटी भी कम रहता है, तो उन लोगों को फाइट करने के लिए हमको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का दरकार पड़ जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और अभी के सीजन में, ठंड के सीजन में देखिए अभी बहुत सारे बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम लग रखा है। दीज आर कॉमन कोल्ड्स, वो वरीसम बात नहीं है, बट इसको भी हम बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कोल्ड वेव, ये कोल्ड विंड जो है। आज घर पे हम बैठे हुए, दैट इज ओके, लेकिन आज बच्चों में पेरेंट्स में आदत है चलो बच्चों को घुमा के लेके आते हैं। अब छोटे बच्चे हैं, स्कूटी में जा रहे हैं, सामने स्कूटी में खड़े कर रखे हैं, बाइक के सामने में बैठा लिया एंड वी आर राइडिंग इन अ फुल स्पीड इन अ एम्प्टी रोड। वो जो हवा लगता है ना, वो हवा डायरेक्टली, आज हम लोग के हवा में फेस में लगता है तो आंख से पानी निकलना शुरू हो जाता है, वो तेज हवा। तो अभी ये जो हवा है बहुत ठंडा हवा हो रहा है, वही हवा जब बच्चों को भी आंख में, नाक में वो जाता है ना, वो कोल्ड प्रोपेंसिटी बढ़ा देता है। आज वो बोलते नहीं है डॉक्टर साहब वो मामा घर गया है और वहां जाके तबीयत खराब हो गई। क्यों हो गया? मोटरसाइकिल में लेके गए हैं 50 किलोमीटर, उसको वहां ड्रॉप करके आए। तो वो 50 किलोमीटर का हवा हम लोग हो सकता है सहन कर रहे हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा नहीं कर सकते। आज कहीं पर भी हम लोग बाहर जाते हैं, देखते नहीं बाइक में हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, पीछे में बच्चे को गोदी में लेके बैठे हुए हैं। आज वो चीज जो है, वो जो डायरेक्ट ना हाई स्पीड में वो बाइक जा रहा है, वो हवा जो बच्चों में लगेगा ये बहुत डेट्रीमेंटल हो जाता है। तो वो सर्दी, जुकाम, अब क्या है, घर में गए मामा घर में तबीयत खराब हो गया। अरे क्यों हो गया माँ, ऐसा क्या है? कुछ भी नहीं है, ये जो ट्रैवलिंग करके गए वो ट्रैवलिंग स्ट्रेस बच्चा नहीं ले पा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर घर पे लेके आए उसको, वो सब कर रहे हैं और सारा चीज दोस्त चला जाता है मामा घर में कि उसके घर में जाने से ही दिक्कत हो जाता है। मजाक वाला बात है, बट ऐसा नहीं है, कुछ तो फर्क पानी का चेंजेस के ऊपर भी आ जाता है। तो अभी के सीजन में हम लोग को देखना चाहिए कि बच्चे को अननेसेसरी जितना अवॉइड कर सकते बाहर निकालना। अब स्कूल के लिए तो लेके जाना ही पड़ेगा डॉक्टर साहब, ठीक है, स्कूल के लिए जाना ही पड़ेगा। तो जितना संभव होता है हम लोग अपना जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए हम लोग का नाक है, मुंह है, कान है, जहाँ से आंख है, ये एंट्री एरिया है जहाँ से हम लोग को कोल्ड और जो भी जितना भी जर्म्स है, वायरसेस है, हम लोग को जा सकता है। तो इसको जितना हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली टोपी पहन रखे तो कान तो ढक गया, ठीक है। व्हाट अबाउट आईज, नोज एंड माउथ? कोरोना हम लोग को सिखाया है मास्क के बारे में, तो इससे मास्क अगर पहनेंगे तो हम और दो चीज को अवॉइड कर पा रहे हैं, नाक और मुंह को कवर कर पा रहे हैं। एटलीस्ट वाइल ट्रैवलिंग, ओपन ट्रैवलिंग, लाइक वट एवर द टोटो में जा रहे हैं या बाइक में जा रहे हैं, स्कूटी में जा रहे हैं, जो ओपन ट्रैवलिंग हो रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, तो कान तो ढका हुआ रहना चाहिए। नाक और मुंह को अगर संभव होता है मास्क पहना दीजिए, ठीक है। आइस को तो हम प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे उसको, लेकिन जितना तक संभव है, जितना चीज को हम ढक पाएंगे, तो इससे क्या है कि बहुत हद तक ये कोल्ड होने का संभावना ये कम हो जाता है। कई बच्चों में देखते हैं रिकरेंट, आज हुआ है 5 दिन बाद फिर हो रहा है, फिर 10 दिन बाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपोजर उसको हो रहा है। तो ये एक्सपोजर को लिमिटेशन हम लोग को करना चाहिए। एक्सपोजर ये वैसे ये कोल्ड एक्सपोजर हो गया, या एक और एक कंसेप्ट है अभी हम लोग के सोसाइटी, अभी क्या मतलब शुरू दिन से ये है कि अब ठंडा का सीजन आ गया, चलो छत में बच्चे को नहलाना चाहिए, धूप है छत में लेकिन ये धूप के साथ साथ आप देखिए अभी कितना ठंडा हवा भी तो बह रहा है। तो वो भीजा शरीर में हम बच्चों को जब छत पे रख रखे हैं, वो भीजा शरीर में वो ठंडा हवा अगर लगेगा तो वो तो कोल्ड प्रोपेंसिटी को बढ़ाएगा ही। तो हम सिर्फ एक चीज को देख रहे हैं कि धूप है, तो धूप है, गर्माश है, दैट इज गुड थिंग, बट उसके साथ अगर वो कोल्ड वेव भी है तो इट इज नॉट वाइज कि हम उसको छत में या धूप में उसको नहलाएं। इट इज गुड कि तुरंत से हम बाथरूम में नहलाएं, गर्म पानी से नहला लिए, कर लिए, एंड फिर आप धूप में थोड़ा देर उस बच्चे को रख लिए, तो दैट इज ओके। बट अगर धूप में हम नहला रहे हैं जहां पे बहुत ठंडी हवा चल रही है, वो किंतु बच्चे को नुकसान कर सकता है। तो साइमल्टेनियसली इस चीज को भी ध्यान देना है कि हम धूप में रख रहे हैं तो वहां पे ठंडी हवा चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर ठंडी हवा है तो बेटर नॉट टू बाथ इन द सन। अगर वेदर इज गुड, ओनली सन है, सन रेज है, हवा नहीं है, देन यू कैन डू इट। So these are some of the common things that I've talked for the pediatric age group, right? For the teenagers, ये adolescent age group, ये बहुत एक sensitive age group आ जाता है। यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, is a children like adult. They are not children, they are not adult. They are in the transformation phase. यहाँ पे उन लोगों का बचपना भी देखना है
and they are now getting ready to get adult. तो यहाँ पे apart from the all the health issues, mental health issues is a very important thing. यहाँ पे आपको ये समझना है कि वो लोग बड़ा होना चाहते हैं, अभी भी बच्चे हैं। ये चीज को समझना जरूरी है। आज बड़ों होके हम लोग को क्या मिल रहा है? इंडिपेंडेंस। आज आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हमको काम करने का आजादी है। आई हैव टू टेक माई डिसीजन। जितना प्रॉब्लम हो रहा है हमको अपने सॉल्व करना है। हमको कहाँ जाना है, हमको क्या खाना है, हमको क्या पहनना है, किसको क्या बोलना है, ये मेरे को कोई टोकेगा नहीं। आज अगर हम आपको बोले कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं इसके साथ, यू विल टेल मी माइंड योर ओन बिजनेस। हमको किससे क्या बात करना है, डोंट पॉइंट मी आउट। तो बच्चे बड़े होना सीख रहे हैं। वहां पे अगर पेरेंट्स इंटरफेयर करेंगे तो उनको लगता है पेरेंट्स मेरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, हमको अपना जिंदगी जीने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हमको हर जगह पे टोका जाता है, हमको आजादी नहीं है ये करने का। हम क्यों शाम को 7 बजे तक मेरे को वापस आना है, जबकि पूरा दुनिया तो रात 11 बजे तक मस्ती कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, ये एडोलेसेंट एज ग्रुप में अभी पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि बहुत ज्यादा पेरेंटिंग करने से दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों को थोड़ा आजादी देना है, लेकिन उसको हमको सिक्योर भी करना है। तो ये मेंटालिटी समझना बहुत जरूरी है कि उन लोग अभी बड़ा होना चाहते हैं, बड़ा का सारा चीज गुण लेना चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट येट रेडी। वो चीज पेरेंट्स को समझना है। तो ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, एडोलेसेंट डिप्रेशन इज इन राइज, एडोलेसेंट सुसाइड इज इन राइज, ये सब बात है। एक्स्ट्रा पेरेंटिंग प्रेशर ये नहीं होना चाहिए। पेरेंटिंग इज नेसेसरी, बट यहाँ पे आपको भी समझना है कि उसको हमको कितना हद तक सेल्फ में छोड़ना है। लेट देम डू मिस्टेक, लेट देम लर्न विथ मिस्टेक, but you are there to guide them, you are there to make a shield, right? Because we cannot leave them alone. They are not yet ready, but they want to fly. तो पिंजरा खोलना है, सावधानी से खोलना है। ठीक है, once they are ready, definitely after 25 years, after 20 years, they are going to be adult and they will take everything. But तब तक मेरे को पेरेंट्स को, सोसाइटी को, टीचर्स को, स्कूल को उसको रेडी कर देना है। बट ये जो ट्रांजिशन फेज है ना, दिस इज वेरी सेंसिटिव। दे आर नॉट चिल्ड्रन, दे आर नॉट अडल्ट, दे आर चिल्ड्रन अडल्ट। सो यहाँ पे उनका जो मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज है, द मोस्ट detrimental thing is that parents usually do not give time. उनके पास ना टाइम है ना टाइम देते हैं। मतलब कितने बार आप पूछ रहे हैं, चलो क्या प्रॉब्लम्स है, लेट अस टॉक ना, क्या इश्यूज चल रहा है, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको कोई चीज अच्छा लगता था अभी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। हाँ, देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। हाँ, आपके स्कूल में किसी के साथ कुछ वैसा वैसी हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, टीचर के साथ हो गया, व्हाट ही इज फीलिंग लाइक, ही इज राइट, ही इज रॉन्ग, सब कोई उसको रॉन्ग बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम रॉन्ग नहीं हो, तुम क्या चल रहा है दिमाग में, ये बात करने का समय होना चाहिए। और सब समय पॉइंट आउट करना, तो यही लगता है ना कि मेरे को पॉइंट आउट किया जा रहा है, मेरे को पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो लॉट ऑफ एडोलेसेंट मेंटल इश्यूज आते हैं जो कि हैंडल करना चाहिए। एक ही समझना चाहिए कि आस्ते आस्ते क्या होता है ना कि द फेज ऑफ एडोलेसेंट में बच्चे पेरेंट्स और फैमिली से ना एंटी हो जाते हैं। उनको लगता है कि पेरेंट्स तो मेरे है ही नहीं, मतलब हर चीज में मना ही करते हैं। तो दिस इज नॉट, ऐसा कोई उसको अंदर से फीलिंग्स ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट्स के प्रति आ गया है और ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाला। ये उस फेज ऑफ द लाइफ है जहां उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं, बट दे थिंक्स ये सब समय तो ये है। सेकंड, दोस्त ही मेरे सब कुछ है। दिस इज द एडोलेसेंट टाइम, राइट? दोस्त ही मेरे सब कुछ है। आज दोस्ती है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज एडोलेसेंट फेज जहां होता है एंटी टुवर्ड्स द फैमिली। मम्मी पापा मेरा बात समझते नहीं है, हर समय मेरे को डांटते हैं, हर समय ये है, ये करो वो करो, ऐसे वैसे। दोस्त ही मेरी फैमिली है, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बट बाय द
आप ये देखो एवरीथिंग कन्वर्ट्स नाउ व्हेन दे आर अराउंड 18-19 एडोलेसेंट फेज जब सेटल है, आस्ते आस्ते समझ में आता है कि पेरेंट्स ही मेरे सब कुछ है। दे बैक कम टू द पेरेंट्स, हाँ मेरे मम्मी पापा ये है, दे आर द वन हु विल बी देयर विद अस, दे आर द वन हु, दोस्ती यारी भी समझ में आता है कि दोस्त भी एक लिमिटेशन है, तो तो ये सारा चीज चेंजेस आता है एंड दिस इज नॉर्मल। तो उस फेज में जब बच्चे ये है कि एंटी टुवर्ड द फैमिली, और उस टाइम जो पेरेंट के साथ वो लोग आउटबर्स्ट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गंदा शब्द बोलते हैं, वो सब चीज को अगर पेरेंट्स मन में लगा लेंगे तो ये गलत चीज होगा। उनको उनका साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि दे आर गोइंग थ्रू दिस फेज ऑफ लाइफ, उनका मेंटालिटी अभी वैसा चल रहा है। वो समय भी आएगा जब वो आपको फिर से समझेंगे कि यू आर देयर विद देम, टिल देन यू डोंट जज देम। उसको आपको उस एम्पैथी से डील करना पड़ेगा, हाँ, बिकॉज कई टाइम अगर हम पेरेंटिंग प्रेशर देंगे ना तो वी एंड अप लूजिंग समथिंग, तो दैट इज नॉट वांटेड। Apart from these mental issues, there are other issues as well, like substance abuse. यहाँ चीज बहुत important आ जाता है कि हमको देखना है बच्चे किस संगति में जा रहे हैं। These are the time when substance abuse का सब चीज से उसको नॉलेज आ रहा है, और आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में there is easy access to everything ना, from very young age. हाँ, तो वो सब्सटेंस अब्यूज को कैसे क्या करना है नहीं करना है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड लीड विद एग्जांपल एंड नॉट कि ऐसे करो वैसे करो। आप बच्चों के सामने अगर ड्रिंक्स ले रहे हो, स्मोक कर रहे हो, तंबाकू खा रहे हो और उसको मना कर रहे हो, वो नहीं सुनेगा, अल्टीमेटली 110% वो भी करेगा। तो आप कैसा उसको एग्जाम्पल सेट करके देते हो उसके ऊपर निर्भर कर जाता है। तो सब्सटेंस अब्यूज अगेन इज अ इम्पोर्टेंट थिंग दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ इन द टीनेजर्स। Other is the sexual issues in the adolescent. Okay, now one important thing is that sex education is very important. Like इस एज ग्रुप में definitely the sexual changes occur. This is natural, that will happen. Lot of questions, queries will come into the children कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, नहीं होता है, and to get these answers, easily available materials are there in the technology world nowadays. But पहले जब नहीं था तब वो फ्रेंड से पूछना, ये पूछना, मम्मी पापा से पूछने से तो एक अलग ही जवाब आता था, एकदम अलग। हाँ, मतलब कोई यही नहीं है, ऐसा क्यों होता है, कौवा ने छू दिया था इसलिए ऐसा हुआ, कोई एक एब्सर्ड आंसर, ऐसे नहीं होता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये कैसे आता है, भगवान जी आए देखे ऐसे करके चले। तो एकदम जो कि आंसर नहीं है, इसको समझाना भी जरूरी है, सब चीज को समझाना भी जरूरी है। और आप ये बताओ कि इंफॉर्मेशन जब हम दोस्तों से लेंगे जिसको खुद को डिटेल नहीं पता, तो एक उल्टा पुल्टा आंसर आने का संभावना ही ज्यादा है। तो आज अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने में, एट माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, you should take step as a parent. You should take step because you are the one who will guide you in the most right manner. बाकी पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो किस राइट मैनर से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिजिटल वर्ल्ड, वहां पे वो कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहा है या कितना कम ले रहा है, और किस लाइन में ट्रैक में चल जा रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी श्योर। सो पेरेंट्स आर द पर्सन हु कैन काउंसिल देम। अगेन I missed one part regarding this also, the good touch and the bad touch in the children. Who will teach them? Who will teach them? Who will take the responsibility of this good touch, bad touch? Because nowadays, even sexual assault in children is not an uncommon thing. So, when to understand that children should raise their voice if they do not report to the parents or the teachers. So, parents should build that confidence in the children. And they should teach them about what is good touch, what is bad touch. These are the things parents should teach. Parents nowadays, I don't think parents should be avoiding these issues, because these are natural things that one day or the other thing they have to learn this thing. So there is nothing taboo about it. I'm not telling that you go in a social media platform and tell everything and like that. You can talk with your children in your home, and you can tell in a proper manner that you can decide. You know your child best. A parent know their child best. They can take help of the words as they like, but they need to teach the proper thing and not the random thing. Right.
That is some issues in pediatric age group and teenagers or the adolescent age groups. So the parents play a very vital role throughout the whole growth, not only in the early age, during this adolescent time, after This is hitting the puberty, most sensitive time. most sensitive in terms of mental health, right? And अब ये जो मतलब प्रीमैच्योर बेबीज होते हैं या जो एकदम नए न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो लोग फिजिकली क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं? That is the thing जो पहले हम डिस्कस किए, the branch we called is neonatology, right? बिकॉज इन लोगों का एक अलग सेट ऑफ चैलेंजेस, एक अलग सेट ऑफ फिजियोलॉजी है, तो उन लोगों को देखने के लिए न्यूनोलॉजी इज अ स्पेशल ब्रांच. नाउ जो हम बता रहे थे पहले, जो कट ऑफ मार्क्स था, वी से दैट 28 वीक्स के पहले अगर डिलीवरी होता है तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बच्चों को बचाना. तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नॉलेज है, वो 28 वीक्स तक एटलीस्ट बच्चा होना चाहिए. उसके बाद वी कैन ट्राई सेविंग दैट बेबी अगर वो डिलीवरी हो गया फॉर एनी प्रीमेच्योरिटी. अब प्रीमेच्योरिटी अब आज के डेट में बिकॉज ऑफ द एडवांसेस इन दिस लाइन, इवन 24 वीक्स, 22 वीक्स, 21 वीक्स के बच्चे भी अगर डिलीवर हो रहे तो बच रहे हैं बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन दिस. जो हम बताए, इवन इन वेरी हाई फाई सेंटर आई हैव सीन दैट बेबीज ऑफ 600 grams being saved. 600 grams, you can imagine a baby is in your just palm. वो बच्चे भी बच सकते हैं. It's difficult but not impossible. It's not impossible that we lose hope कि नहीं बच सकता है. But हाँ, definitely in Indian setup, in the setup that we are dealing with, even 800 grams के expectations आप रख सकते हैं कि ये बच सकते हैं. लेकिन definitely they have to face many challenges. Like they will be there in the ICU for around 1.5 months, 2 months, like that. So as a parent you have to be mentally prepared and definitely economic point of view you have to be prepared. Like 1 महीना 2 महीना अगर बच्चा हॉस्पिटल में है तो it will be a very good burden for you economically. But there are government setup, वहाँ पे भी निकल रहे हैं बच्चे, ऐसा बात नहीं निकल रहे. The problem they face, the prematurity, the birth weight इतना कम हो जाता है. तो first the challenges is that the respiratory issues. बच्चे ठीक से सांस नहीं ले पाते because their lungs are not mature enough. The advances here, but we are having the ventilator, the newborn ventilators are nowadays there which are functioning well. Ventilators हम लोग सब जानते हैं, adult ICUs वगैरह में रहते हैं, बट इतने छोटे बच्चे के लिए वेंटिलेटर और वो प्रॉपरली वर्क करना इज अ वेरी टेक्नोलॉजिकल थिंग. वो आज के डेट में अवेलेबल है. देयर आर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर जहाँ हम लोग को बहुत ही ज़्यादा बच्चे के अंदर ट्यूब नहीं डालना होता है, जस्ट नाक में मुंह में डालना होता है, उससे वो वर्क करता है. दैट इज वर्किंग वेरी गुड. दैट इज कॉल्ड CPAP, बबल CPAPs एंड अदर. तो दीज आर द न्यूअर टेक्नोलॉजीज जो कि इस पे हेल्प करता है. तो ये लंग फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए ये सब चीज़ें होते हैं. और भी कई सारी चीज़ है जो सर्फेक्टेंट्स वगैरह है जो हम लोग देते हैं बच्चे में, तो वो लंग फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं. तो फर्स्ट चैलेंजेस इज द रेस्पिरेटरी इश्यूज. इसको हैंडल करना ही इज द मेन आर्ट ऑफ अ न्यूनेटोलॉजिस्ट. अगर इसको हम बचा सकते हैं, लाइक से फॉर द नेक्स्ट 15 days 20 days का रेस्पिरेटरी इश्यूज को हम टेक केयर किए तो बच्चा निकल जाता है, और नहीं कर पाए तो यहाँ पे सकम कर जाता है. तो दिस इज वन ऑफ द मेन चैलेंज. सेकेंड, बिकॉज प्रीमेच्योरिटी कम्स विथ लो इम्यूनिटी, तो यहाँ पे बच्चों को सेप्सिस, दैट इज व्हाट वी कॉल इन्फेक्शन इज अ वेरी कॉमन थिंग. तो यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काम आता है कि हम लोग कितना मेटिकुलसली उस बच्चे को हैंडल करते हैं. लाइक ग्लव्स पहन के देखना करना, सारा इंजेक्शंस वगैरह सब एसेप्टिक टेक्निक से देना करना. इवन आफ्टर दैट ऑल्सो इन्फेक्शन होने का संभावना बहुत ही ज्यादा रहता है. तो वो इन्फेक्शन को टेक केयर करना, दिस इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज. अब बच्चे इतना प्रीमेच्योर हो तो गए हैं, अब उसका बाकी का सारा डेवलपमेंट, लाइक आईज का डेवलपमेंट, ईयर्स का डेवलपमेंट, वो भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. उसको भी ठीक ठाक कंप्लीट करना भी एक टारगेट है. जो कि हम बोले अभी न्यूनेटोलॉजी ये डिपार्टमेंट ये जो हो रहा है, सिर्फ बच्चों को जिंदा बचा देना टारगेट नहीं है. अगर बच्चा बच गया और बाद में हम देखते हैं वो अंधा है, वो देख नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रीमेच्योरिटी, उसका रेटिना डेवलपमेंट ठीक तक नहीं हुआ, तो फिर वैसे अंधे बच्चों को सोसाइटी में देख के क्या लाभ होगा? हाउ कैन ही विल बी अ फ्रूटफुल थिंग टू आवर सोसाइटी? तो सिर्फ अपंग बच्चा देना हम लोग का टारगेट नहीं रहता है. इट शुड बी अ हेल्दी बेबी विथ गुड आउटकम. तो
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज था उसका आईज। तो जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं उन लोगों का एक रूटीन आई चेकअप होता है, रूटीन ईयर चेकअप होता है, दैट शुड बी डन ना, कि उसका आई प्रॉपरली ग्रो मतलब मैच्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जो कि हम लोग को देखना होता है। तो वो बीच बीच में जैसे बच्चे आफ्टर डिस्चार्ज वो आई चेकअप जरूरी होता है, तो उसको हम लोग को ये देखना रहता होता है। देन ईयर का बच्चा बड़ा हो रहा है, अब जब तक कि हमको समझ में आएगा कि बच्चा कान से सुनाई नहीं देता, वो 3 साल 4 साल हो जाएगा। ओके या राइट, हाँ ठीक है। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट हिज ईयर्स आर फंक्शनिंग वेल, तो उसका एक इवैल्यूएशन करना वो जरूरी हो जाता है। देयर आर अदर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक जॉन्डिस, न्यूनेटल जॉन्डिस व्हाट वी कॉल, बच्चों में न्यूबॉर्न में जॉन्डिस होना इज वेरी कॉमन थिंग। तो उसको आइडेंटिफाई करना और राइट टाइम में उसको एडिक्वेटली ट्रीट करना, ट्रीटमेंट इज नॉट अ वेरी cumbersome thing, it's a very simple thing, but the identification, considering that he's having jaundice and treating that. So neonatal jaundice is again an important thing in the early premature life that you need to take care of. After having this all turmoil time, बच्चे में बचा लिए, कर लिए, सब देख लिए, now the next is the follow up as he grows. उसका प्रॉपर फीडिंग ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका ग्रोथ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि डिस्चार्ज हो गया ना ठीक है घर पे रहो, उसको एवरी मंथ चेकअप करना एंड टू सी दैट ही इज ग्रोइंग वेल, growing well in both the sense, in the sense of the weight and in the sense of the development, like social smile आना, बच्चे का डेवलपमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं है, उसका गर्दन सख्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आई कांटेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सोशल वाला चीज सारा चीज को देखना और साइमल्टेनियसली उसका ग्रोथ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसका फीडिंग is an important challenging thing, like these preterm babies वो लोग डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग शायद ना भी कर पाए, तो what are the alternative method of feeding, वो चीज को भी हम लोग को फोकस करना होता है, वो पेरेंट्स को गाइड करना होता है कि ओके इज नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड, तो इस तरीके से यू हैव टू एक्सप्रेस योर मिल्क एंड गिव इट विद कटोरी और लाइक दैट, these are the things. So because we do these things, the chances of infections reduces or proper growth occurs. The other challenges again, apart from the nutrition part, nutrition is the important, the counseling about the immunization, like after the baby has been discharged, when to immunize, how to immunize, where to immunize, these are the important thing, and we need to put emphasis on the parents that immunization बहुत ज़रूरी है। Like if you see in this modern era, even in the urban areas, there are concept is there, but in the rural area, rural people still the immunization is not 100%. Many of the people do not go in the immunization center and or they even consider immunization to be important. So here comes the role of the pediatrician to focus that yes, immunization has to be done. It is not about whether you need to go in a private sector. The government has taken target of immunization every child, so there is free of cost available immunization at your doorstep. गांव में इम्यूनाइजेशन का फैसिलिटी है, नो विलेज कैन से दैट हमारे यहाँ इम्यूनाइजेशन का फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट हैज वर्कड वेरी वेल इन दिस रेस्पेक्ट, और हर गांव में इम्यूनाइजेशन का फैसिलिटी पहुंच चुका है। बट इवन फैसिलिटी पहुंचने के बावजूद भी एक कंसर्न तो होना चाहिए बच्चों को करवाना। हम जोर जबरदस्ती तो वैक्सीन कर नहीं सकते, आपको तो आना होगा वैक्सीनेशन के लिए, तो दैट काउंसलिंग हैज टू बी डन एंड हैज टू बी इन एवरी विजिट। ये चेक होना जरूरी है कि उसका इम्यूनाइजेशन भी प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। So these are some of the challenges thing that has to be taken after prematurity होके लोअर पेट होके डिस्चार्ज कर देना ठीक नहीं है। तो उन लोगों को प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दे आर डेवलपिंग वेल, उन लोगों का सेंसेस सब ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज को भी देखना जरूरी है। ओके, सो नाउ दैट हम लोगों ने जब इम्यूनाइजेशन का बात डिस्कस किया थोड़ा सा अभी, ये बहुत सारे न्यू पेरेंट्स से हमारे पास क्वेरी आया था कि इसके बारे में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है पेरेंटल कम्युनिटी में कि बच्चे का पहला बात तो कि गवर्नमेंट सेटअप में और प्राइवेट सेटअप में क्या डिफरेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो लोग, उनका हेल्थ में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है और कौन से एज में क्या वैक्सीनेशन लगता है, अगर इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ दे पाए आप। जरूर, यहाँ सिर्फ आप लोग के पास नहीं, मेरे पास भी काफ़ी पेरेंट्स आते हैं इम्यूनाइजेशन को लेके, काफ़ी सारा चीज़ है। बच्चे तो मेरे गवर्नमेंट सेटअप में वैक्सीनेशन हो ही रहा है, तो प्राइवेट में दिलवाना बेटर है ना गवर्नमेंट में बेटर है ना क्या है।
तो यहाँ पे हम थोड़ा क्लियरली डिफरेंशिएट करना चाहेंगे कि क्या फ़र्क आता है गवर्नमेंट में प्राइवेट में या गवर्नमेंट में कुछ वैक्सीन देते हैं प्राइवेट में कुछ देते हैं, कैसे क्या है। यहाँ पे एक चीज़ को समझना जरूरी है, व्हाट इज कॉल्ड एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। Okay. When a health problem is called as a public health problem, like गवर्नमेंट के पास सेटअप है ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, देयर आर हॉस्पिटल्स, देयर आर क्लिनिक्स एंड एवरीथिंग, ओपीडी रनिंग ऑल ओवर इंडिया। गवर्नमेंट अपना एक पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर बना रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। अच्छा। अब यहाँ पे ये समझना है, कोई एक बीमारी अगर होता है तो वो गवर्नमेंट को ट्रीट करने में क्या खर्चा पड़ता है, एक ग्रॉस नॉलेज हम अगर दें कि गवर्नमेंट स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी। आज गवर्नमेंट में सारा चीज फ्री होता है यहाँ पे, ठीक है, तो बट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी ऑन दैट, राइट। तो वो पैसा तो खर्चा हो रहा है ट्रीट करने के लिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर ये समझे कि कोई एक बीमारी को ट्रीट करने पे ज्यादा खर्चा हो रहा है इन कंपैरिजन टू प्रिवेंट दैट डिजीज, राइट, तो वो प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करने जाएगा। इट इज नॉट कि हर बीमारी के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, ये बीमारी हो रहा है तो इसमें ट्रीट करने पे मेरा कम खर्चा आ रहा है, इसको प्रिवेंट करने पे ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो गवर्नमेंट विल हैव अ माइंडसेट, ओके लेट अस ट्रीट एंड डू नॉट फोकस ऑन प्रिवेंशन, राइट। सो व्हेन अ हेल्थ इश्यूज इज सच अ लार्ज कि उसको ट्रीट करने में मेरा ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो लेट अस फोकस ऑन द प्रिवेंशन इश्यूज। तो वैक्सीनेशंस नाउ कम दैट कि कई सारी बीमारी है जो कि उसको ट्रीट करने में आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, नॉट ओनली इन द कॉस्ट इश्यूज बट ऑल्सो डेफिनेटली हम ट्रीट कर भी नहीं पा रहे हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट द ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, बट अगर वो ट्रीट करके वो चीज उसका लाइफ को डिबिलिटेट कर देता है कि वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली इट इज लॉस टू द सोसाइटी। वो सोसाइटी को अपना 100% आउटपुट नहीं दे पा रहा है, तो अल्टीमेट लॉस टू इंडिया। तो इन एवरी मैनर को कंसिडर करके जब समझ में आता है कि प्रिवेंशन इज फार बेटर देन ट्रीटिंग, तभी उस बीमारी के ऊपर प्रिवेंशन पे फोकस दिया जाता है। तो नाउ जो कुछ बीमारी है जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जिसको टारगेट लिया गया कि इसको कंट्रोल करना है, तो वो सबका वैक्सीनेशन इज वन सच प्रिवेंशन, इज ओनली वन सच प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हैज अदर रोल आल्सो, बट वन सच प्रिवेंशन जिसमें बीमारी ना हो उसके लिए हमको इम्यूनाइजेशन देना है। लाइक अगर इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाए तो अभी जैसे कोरोना आया, तो कोरोना के लिए वी वर ऑल वेटिंग फॉर अ वैक्सीन कि कब कोरोना का वैक्सीन आएगा, कब कोरोना का वैक्सीन आएगा। तो कोरोना का वैक्सीन आया और हम लोग वैक्सीन लिए, तो वैक्सीन लेने से क्या होगा कि हम लोग को कोरोना नहीं होने का संभावना बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाट वैक्सीन। इफ यू टेक वैक्सीन नाउ, इज इट अ गारंटी थिंग? नो, इट इज नॉट अ गारंटी कि हम वैक्सीनेशन लिए डॉक्टर साहब फिर मेरे को क्यों कोरोना हो गया। तो इट इज नॉट अ गारंटी थिंग, बट हाँ संभावना, दैट इज प्रोबेबिलिटी विल रिड्यूस। तो हो सकता है 100 जन को हम वैक्सीन दिए हैं, तो पहले अगर 100 जन को हम कोरोना का वायरस दिए तो 100 जन को कोरोना हो रहा है, लेकिन अब अगर वैक्सीनेशन हो गया तो वो 100 में से सभी को कोरोना का वायरस दिए तो हो सकता है 60 जन को नहीं हुआ, 40 जन को हो गया। तो बट स्टिल आई एम सेविंग 60%। तो दैट इज द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन कि कितना परसेंट, कौन सा वैक्सीन कितना परसेंट एफिकेसी है कि हम वो दे दिए, अब कितने परसेंट को सेव करता है। तो हियर कम्स द ओवरऑल कैलकुलेशन। तो यहाँ पे अब कौन सा बीमारी का वैक्सीन करना है नहीं करना है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट हैज सेट अप सम गाइडलाइन कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस है, इसको हम वैक्सीनेशंस करेंगे। लाइक कुछ साल पहले तक क्या है कि देयर वर नो वैक्सीन इन गवर्नमेंट सेटअप फॉर रोटा वायरस डिजीज, फॉर न्यूमोनिया। स्लोली एज व्हेन गवर्नमेंट स्टार्टेड टू रियलाइज दैट दीज आर आल्सो अ पब्लिक हेल्थ इश्यूज, वी नीड टू वैक्सीनेट दिस। So now in government setup only we have a vaccine for rotavirus, we have a vaccine for pneumonia apart from the other vaccines which are there, but still there are few of the diseases which government is not including. For example, for the chicken pox, it is not included in the government setup. For example, typhoid vaccination, influenza vaccination, the vaccination for hepatitis A. These are some of the diseases which are not right now is a public health issues, like I explained. So these are not included in the government vaccination setup. Now, जब हम बात करते हैं कि
ये तो हम ओवरऑल बात की 60% एफिकेसी, इतना खर्चा हो रहा है, इतना ये हो रहा है, लेकिन जब आपके बच्चे के ऊपर बात आता है, यहाँ पे हम नहीं देखेंगे 60% एफिकेसी है ना क्या है, किसको क्या खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा है। हम अपने बच्चे को सब तरीके से सेफ रखना चाहते हैं। देयर कम द रोल ऑफ प्राइवेटाइजेशन। नाउ प्राइवेट में ये सारे वैक्सीन भी अवेलेबल है। अगर आपको दिलवाना है आप दिलवा सकते हैं, बट यहाँ गवर्नमेंट स्टिल अभी तक उस फेज पे नहीं आई है कि सारे वैक्सीन जो कि प्राइवेट में अवेलेबल है गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट वैक्सीन आर गुड। कोई ये ना समझे कि गवर्नमेंट वाला वैक्सीन प्राइवेट से खराब है बेटर है। इट इज नॉट खराब है बेटर है, दीज आर गुड एंड आई विल एनकरेज कि आप गवर्नमेंट सेटअप में वैक्सीन लीजिए। द मेन पॉइंट इज वैक्सीनेशन शुड नॉट बी बर्डन टू द फैमिली. It should not be an economic burden to the family. Vaccination is a right of every children. Right. It is a right of every children. Every children should be immunized, and private and government sector should encourage together to attain that 100% immunization. Now government is doing lot of thing and has done very good thing. Till now immunization is going on. As I said earlier कि गांव-गांव तक में immunization का facility गया है. तो whatever government is giving, at least that is the right you should take. Everyone should take that. और ये vaccination quality wise कहीं कोई compromise नहीं है. They are going with 100 of standards things. और वो पास होने के बाद ही वो vaccination होता है and everything is set up there. तो इट इज नॉट कि गवर्नमेंट का वैक्सीन खराब होता है, प्राइवेट का वैक्सीन बढ़िया होता है. इट इज इक्वली गुड. बस ये है कि गवर्नमेंट में सारे वैक्सीन नहीं अवेलेबल होते हैं because they don't consider everything as public health issue, right? यस. तो अभी जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में देते हैं वो तो लेना ही है, और कुछ वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट में नहीं दिए जाते हैं यू कैन टेक इट फ्रॉम अ प्राइवेट सेटअप. नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस वैक्सीनेशन इन प्राइवेट सेटअप इज अ कॉस्टली अफेयर. इट इज नॉट low cost thing. It is a costly affair definitely, and as I say ये वैक्सीनेशन should not be a burden to the family. अगर आपके पास बर्डन हो रहा है, आप ऐसा मत सोचिए कि हम अपने बच्चे को ये वैक्सीन दिला नहीं पा रहे हैं तो कुछ बहुत खराब हो जाएगा. इट इज नॉट लाइक दैट. एटलीस्ट वो बेसिक वैक्सीनेशन आप लीजिए. ऐसा भी नहीं है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लिए वो सारे बीमारी से पीड़ित होते हैं, ऐसे नहीं है. दे आर आल्सो लीडिंग अ हेल्दी लाइफ. इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कि वो डिजीज नहीं होगा. आज चिकन पॉक्स अगर हो गया तो क्या हो गया, 2-5 दिन तकलीफ आया, ट्रीटमेंट हुआ, ठीक भी हो गया. बट अगर आप वो तकलीफ भी नहीं लेना चाहते देन यू नीड टू इम्यूनाइज इट. बट कोई चीज अभाव हो रहा है, मेरे बच्चे को हम कुछ दे नहीं पा रहे, ये फीलिंग मत लाइए, ये फीलिंग मत लाइए. हाँ, डेफिनेटली इफ यू आर अफोर्डेबल और ये बर्डन नहीं पड़ रहा है, आई विल सजेस्ट हाँ एवरी वैक्सीन शुड बी टेकन. अब क्या वैक्सीन गवर्नमेंट नहीं देती है, क्या वैक्सीन सिर्फ प्राइवेट में अवेलेबल है, दैट यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर. योर डॉक्टर विल गाइड यू इन अ प्रॉपर मैनर. दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म हम ये डिटेल्स बताएं, बट हाँ डेफिनेटली इफ यू वांट दैट एवरी वैक्सीन हैज टू बी टेकन, डू कंसल्ट योर डॉक्टर. डॉक्टर साहब हमको वैक्सीनेशन कराने हैं. नाउ many of the parents entirely take vaccinations in a private setup. Yeah, definitely these are costly issues. These are also there. So जो vaccinations government में मिलती हैं वो भी private में available होता है, and there are lot of options also available in the private. Like there are multiple options like painless vaccine, painful vaccines. ये सब concept अभी बहुत ये आया है, trending है. But government में आप जाएंगे, government जो दे रही है you have to take that one. These are the vaccine which I am giving. आपको ये लेना है. These are good. Again I am saying these are good vaccines and these are equally important and सब चीज अच्छी है. Like private में अगर आपको आना है तो you get some better options as well. Not better, but there are options available. The better है कि नहीं है that depends individually on the patients. आपके बच्चे के लिए which one is better, which one is not better, considering everything. It's a subjective thing. So one-to-one dealing is in the clinic. एंड गवर्नमेंट जब कर रही है दैट इज अ पब्लिक हेल्थ इशू, सो वो वहां पे उधर चलना पड़ेगा. तो वहां पे आता पेनलेस लेना है ना पेनफुल लेना है, देयर इज अ कंबाइंड वैक्सीन, देयर इज अ स्प्लिट वैक्सीन, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल देयर. सो यू कैन हैव अ चॉइस ऑफ दैट ऑप्शंस कि डॉक्टर साहब दोनों में क्या फायदा है, नुकसान है, चलो हम लोग ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे. जो ये ऑप्शंस लेने के लिए यू हैव टू स्पेंड सम मनी. सो दिस इज द प्राइवेट और गवर्नमेंट में ये डिफरेंसेस आ रहा है कि वहां पे आपको फ्री है बट देयर इज सम लिमिटेशन ऑफ योर चॉइस. प्राइवेट में इज अ कॉस्टली अफेयर, यू आर गेटिंग सम चॉइसेस और वो आप वहां पे जाके लेते हैं तो 1-to-1 डिस्कशन के साथ होता है. दैट इज अ बेटर थिंग. So here comes a bit of difference.
आई सपोज हम एक्सप्लेन कर पाए हैं कि क्या डिफरेंसेस है, बट वन थिंग हैज टू बी वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट वैक्सीन इज गुड वैक्सीन एंड इट कैन बी टेकन. इट इज नॉट कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का वैक्सीन खराब और बढ़िया में आता है, काउंट आता है, बढ़िया दोनों ही है. इट्स एक्स्ट्रा थिंग दैट यू गेट इन अ प्राइवेट सेटअप. तो वो एक्स्ट्रा वैक्सीन आप ऐसा भी कर सकते हैं. इफ यू कैन नॉट अफोर्ड होल ऑफ द वैक्सीन इन द प्राइवेट, व्हाट मेनी ऑफ द पेरेंट्स डू इज कि आप जो गवर्नमेंट में मिल रहा है गवर्नमेंट में करा लीजिए. बाकी सब इट्स जस्ट कि जो वहां नहीं मिल रहा है वो आप प्राइवेट में करा लीजिए. तो वैक्सीन इज कंप्लीट एंड कॉस्ट इज ऑल्सो इन द मीडियम रेंज की, बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ रहा है और वैक्सीनेशन भी हो रहा है. बट स्टिल अगर ये भी बर्डन पड़ता है तो भी निराश होने का दरकार नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन देने से बहुत एक जो डिफरेंसेस क्रिएट होगा, बट हाँ डेफिनेटली कुछ तो डिफरेंसेस है, बट खराब लगाने वाला बात नहीं है. बट गवर्नमेंट में जो वैक्सीन है वो तो दैट इज द राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन. उतना वो वैक्सीनेशन हैज टू बी administered to each and every children. So that is basic difference. Okay. So can you give a brief about what specific vaccines are available in government setup and at which age? आई अंडरस्टैंड कि आज कोई भी डिलीवरी होता है ना, माँ बच्चे को जब जन्म देती है ना, तो उसके पहले कई सारा एंटीनेटल चेकअप होता है, डॉक्टर के पास चेकअप होता है, बी इट इन अ गवर्नमेंट सेटअप और अ प्राइवेट सेटअप. और इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी देयर आर वैक्सीनेशन विच आर बीइंग गिवन, और वैक्सीनेशन के साथ ही एक वैक्सीनेशन कार्ड भी आता है जहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ रहता है. गवर्नमेंट, हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छा कार्ड नहीं, वो एक एक्चुअली बुकलेट है जहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन है अबाउट द वैक्सीनेशन, अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट, अबाउट मदर, व्हाट न्यूट्रिशन, एवरीथिंग इज अ बुकलेट, इज अ ग्रीन कलर बुकलेट. वैक्सीन कार्ड क्या बोलेंगे उसको, बुकलेट बोलेंगे. वो बुकलेट इज ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर. तो दैट इज फॉर द मदर एंड द चाइल्ड. तो उसमें वैक्सीनेशंस भी है. तो गवर्नमेंट क्या क्या वैक्सीनेशंस देती है वो वहां पे सारा लिखा हुआ रहता है, बट जो नहीं देती है वो नहीं लिखा हुआ है. ठीक है. तो इट इज जस्ट इसलिए नहीं लिखने का भी कारण है, एंड आई जस्टिफाई दैट कि किसी को अभाव महसूस नहीं होना चाहिए कि नहीं मिल रहा है तो मेरा कुछ रह जा रहा है. तो वो अभाव महसूस नहीं होना चाहिए. इन अ प्राइवेट सेटअप व्हेन बेबीज गेट डिलीवर्ड, जो एक वैक्सीनेशन कार्ड है जो कि कोई भी पीडियाट्रिशियन से आप अगर मांगोगे तो आपके पास मिल जाएगा वो, या आज के डेट में तो इंटरनेट है, आप एक डालोगे तो सारा ही मिल जाएगा. तो वहां पे एक कार्ड मिलता है जो कि उसमें वो शेड्यूल बना हुआ रहता है पूरा का. मतलब वन इज IAP ACVIP इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो कि हम लोग प्राइवेट में फॉलो करते हैं. ACVIP, हाँ, that is recommended by the Indian Academy of Pediatrics. We have a pediatric department, that is Indian Academy of Pediatrics, and they set up the guideline for the vaccination, which may vary every 2 to 3 year. They update their changes कि वैक्सीनेशन कैसे होना है, क्या होना है, कब होना है, किस डेट पे होना है, क्या डोजेज होना है. तो they set up all the guidelines for the private sector, like the clinicians that privately practice. And government has a different they have a whole immunization team, they are working on that, and they form their own schedule and what vaccine has to be given, not to be given, वो government अपना टीम के हिसाब से वो डिसीजन होता है. तो when you see ACVIP guideline on immunization, you will get all schedule कि जो गवर्नमेंट में मिलता है वो भी इसमें रहेगा और जो नहीं मिलता वो भी इसमें रहेगा. वो टोटल यहाँ पे ये रहता है. तो these are the complete, like if one has to take complete vaccination in a private setup, then he has to take this vaccines. अच्छा, ये ऑनलाइन अवेलेबल है? These are everything are available online. You can get with your pediatricians as well. The vaccination card is easily available. तो उसमें वो सारा चीज रहता है. Now when you discuss with your doctor कि सर हमको एक्स्ट्रा इसमें क्या है, तो इवन यू कैन जज कि कौन सा एक्स्ट्रा है, जो इसमें नहीं है वो इसमें एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन आप ले सकते हो. तो यूजुअली नाउअडेज, आज एज पर टुडेज सिनेरियो, आई विल से दैट जो बर्थ डोज वैक्सीनेशन होता है, फिर 1.5 month, 2.5 month, 3.5 month में वैक्सीनेशन होता है. तो ये सब में जो जितने वैक्सीनेशन होते हैं, दे आर ऑल अवेलेबल इन द गवर्नमेंट राइट नाउ. देन देयर आफ्टर 3.5 month के बाद डायरेक्टली गवर्नमेंट में 9 month में वैक्सीनेशन होते हैं. बट 6th month एंड 7th month में कुछ वैक्सीनेशन होते हैं जो कि प्राइवेट में ही अवेलेबल है. अच्छा, वो गवर्नमेंट में नहीं होता है. सो इफ एनीवन नीड टू कंसिडर कि हम गवर्नमेंट में तो दे रहे हैं, व्हेन शुड आई रीच टू अ प्राइवेट डॉक्टर फॉर अ एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन? बीइंग इन वेस्ट बंगाल, एज पर वेस्ट बंगाल, ये वैक्सीनेशंस अभी के लिए गवर्नमेंट को छोड़ के 6th month में एक ऐसा वैक्सीनेशन आते हैं
जो कि गवर्नमेंट में नहीं होता, वो प्राइवेट में ही लेना पड़ता है। दैट इज द टाइफाइड एंड द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ओके 6 मंथ में। 6 मंथ में प्राइवेट करना होता है। हाँ, वो गवर्नमेंट में नहीं अवेलेबल है एट प्रेजेंट। बाद में हो सकता है इफ गवर्नमेंट थिंक कि इसको भी इंक्लूड करना है तो गवर्नमेंट करेगी, बट एट प्रेजेंट टाइफाइड एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज टू सच वैक्सीन जो कि 6 मंथ में लेना होता है, वो गवर्नमेंट में नहीं अवेलेबल है। तो यू नीड टू फॉर एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन बिफोर दैट टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट योर प्राइवेट सेटअप डॉक्टर कि वी नीड टू टेक दिस वैक्सीनेशंस, दीज आर द थिंग। एंड देयर आफ्टर देयर आर अदर फ्यू वैक्सीन्स एज वेल, डॉक्टर विल अकॉर्डिंगली गाइड यू एंड एवरीथिंग विल टेल व्हेन टू कम व्हेन नॉट टू कम। तो क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट इज देयर टू जज। देयर आर वैक्सीन कार्ड व्हिच विल टेल यू, and at the most you can consult your doctor. Okay. And for the viewers जो आपसे अभी तक कोई तरह से कांटेक्ट नहीं कर पाए, वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा अगर बहुत शेयर कर दें। आप मेरे चेंबर में आइए। मेरे चेंबर में वैक्सीनेशन से संबंधित कोई भी क्वेरी है आप आके क्वेरी कर सकते हैं। मेरे अटेंडेंट्स हैं, उन लोगों को भी अच्छा खासा नॉलेज है, दे कैन गाइड यू अप। और अगर उनसे भी नहीं सॉल्व होता है, यू कैन कम अप टू द चेंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर वट एवर गाइडेंस यू नीड रिगार्डिंग वैक्सीनेशंस। ओके, और आपका चेंबर का एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और इसी के साथ हमारे जनरल अवेयरनेस एंड इस डिस्कशन का क्वेश्चंस का कंप्लीशन हो गया। और इसके बाद हमारे सोशल मीडिया में बच्चों का बहुत क्वेरीज आए, जिनमें से कुछ फिल्टर्ड क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए लेके आए हैं जो बच्चों का क्वेरी है। जिनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ कॉन्जॉइंट ट्विन्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे आर डेल्ट विद मेडिकली। इसके बारे में अगर ये तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। यहाँ बैठ के देखिए, अभी तो हम टीचिंग नहीं कर सकते, बट एज अ फॉर एवरी ऑडियंस हम इसको एक शॉर्ट में हम बताएंगे कॉन्जॉइंट ट्विन्स क्या होता है। पहले तो समझिए ट्विन्स क्या होता है। ट्विन्स होता है कि यूजुअली एक बार में माँ के गर्भ से एक ही बच्चे पैदा होते हैं, बट ट्विन्स हो गए 2 बच्चे हो गए, ट्रिपलेट हो गए 3 बच्चे। ये होता कैसे है? तो एक बेसिक अगर हम समझाए तो जब स्पर्म्स और ओवम दोनों ज्वाइंट होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, एक फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है जिसको कि जाइगोट बोलते हैं हम लोग। अब फिर वो एक सिंगल सेल वो फिर डिवाइड होते जाता है, डिवाइड होते एम्ब्रायो बनता है और फिर वहां से बेबीज हो जाते हैं, मतलब पूरा सिस्टम बनता है, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो यूजुअली वन एग, वन स्पर्म फ्यूजेस, वन जाइगोट, वन बेबी। Exactly, right. That happens. Now consider some different scenarios, like there was 2 egg. Okay. And sperms fuse 2 eggs At the same time. and 2 zygote, 2 babies. 2 embryos, 2 babies. These are called dizygotic twins. Okay. But they are twins, but they जो twins हम लोग समझते हैं ना identical twins, ये identical नहीं है, ये identical नहीं है। हाँ, ये they different। हाँ, the sex can be different, one is male, one is female। वो happen 2 eggs हो गए। Now consider one situation कि एक ही egg, एक ही sperm fuse one zygote। Now इसको बोलते हैं 1 सेल स्टेज, एक सेल है। फिर ये डिवाइड करता है, तो 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, इस तरीके से डिवाइड होगा। तो ये सारा एक इंडिविजुअल होता है। अब ऐसा हुआ कि एक सेल से डिवाइड होके 2 सेल हुआ। अब वो 2 सेल ना दोनों अलग तरीके से अपना डिवाइड करके 2 अलग आइडेंटिटी हो गया, 2 ट्विन्स हो गए। आइडेंटिकल ट्विन्स, दीज आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विन्स। ठीक है। नाउ इसी में कॉन्जॉइंट ट्विन्स क्या होता है कि जब ये सेल का डिवीजन हुआ, in later stage of the division, not in the first stage of division, like in later like morula, blastula, उस stage में हाँ, जब थोड़ा सा हो गया, ये वाला चीज उस टाइम हो गया कि there is a division and there is separate entity, और वो अलग से डिविजन होके ग्रो करने लगा है, लेकिन वो कंप्लीटली उस टाइम सेपरेट नहीं होता है। तो वो 2 तरीके से कहीं कहीं वो एक अटैचमेंट रह जाता है। वो कैसा होगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हाथ जुड़ा हुआ रह गया, 2 पैर हो गया, 1 पैर हो गया, चेस्ट से जुड़ा रह गया, तो वो कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता है। जैसे 2 सेल स्टेज में कंप्लीट सेपरेशन हो गया, ट्विंस 2 डिफरेंट बेबीज एकदम बढ़िया से ये हो गया। बट यही डिवीजन अगर लेटर ऑन होता है तो ये इतना क्लियरली डिवीजन नहीं होता है। तो वो फिर कहीं ना कहीं जब जन्मते हैं तो कहीं ना कहीं अटैच रह जाते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस। तो अब ये सब चीज डिपेंड कर जाता है वो कितना सरवाइव कर पाता है। हाँ, अब 2 है, किस तरीके से उसका वाइटल फंक्शंस को भी ये इन्वॉल्व कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि ये अल्टीमेटली जी पाएगा ना अबॉर्ट हो जाएगा। अगर जी पा रहा है मतलब उसका वाइटल स्ट्रक्चर ठीक से है, लेकिन हो सकता है दोनों ज्वाइंट है
अब जॉइंट है तो वो निकलने के बाद अगर सर्जिकली पॉसिबल होता है सारा चीज को एनालाइज करने के बाद कि 2 एंटिटी कर सकते हैं तो फिर उसको ऑपरेशन करके वो करते हैं, बट दीज आर कॉम्प्लेक्स थिंग्स दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। तो बेसिक में बस ये है। Sure, thank you. Next question is, are you still satisfied with the hectic schedule and the workload that you experience on daily basis? And how do you find peace in between so much of your work? जब अगर कोई प्रोफेशन से नाराज है तो फिर तो कहीं पे भी पीस नहीं है। अपना प्रोफेशन से प्यार करना पड़ेगा, नहीं तो उस लाइन में आने का जरूरत भी नहीं है। यू चेंज योर लाइन। तो अगर इफ यू डेफिनेटली हेक्टिक शेड्यूल तो है, बट टाइम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सब चीज मेरे हाथ में नहीं है, तो यू हैव टू लिमिट ऑल्सो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं लेकिन पूरा दुनिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है। I can give my share of responsibility and I have responsibility towards my family as well. आज अगर मेरे फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो हम इस जगह पे नहीं रह सकते हैं। आज मेरे इस जगह पे रहने के लिए मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, इनका बहुत योगदान है, लेकिन साइमल्टेनियसली उन लोगों के पीछे भी समय देना मेरा जरूरी है, नहीं तो वो समय हमको भी नहीं मिलेगा। तो वर्क एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ये बैलेंस निकालना पड़ेगा। ये वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा। हेक्टिक तो सभी कोई का है, तो यहाँ पे बैलेंस निकालना पड़ेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं। हम लोग का प्रोफेशन ऐसा है कि ये कभी छुट्टी यहाँ मिलेगा नहीं, ले लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सेल्फिश होना भी ठीक है। Right. Next question is, what would you advise your younger self with the experience that you have now? डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो उम्र के साथ ही आता है। जैसे जैसे अभी लगता है कि बहुत कुछ जान गए, आज से 10 साल बाद फिर लगेगा कि अरे इस टाइम तो कुछ नहीं जानते थे। तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस आता है। एक एक्सपीरियंस इसमें हम शेयर करना चाहेंगे कि आई बिकेम अ बेटर पीडियाट्रिशियन व्हेन आई बिकम अ फादर। Wow. When I became father, I understood the emotional point of view that parents undergo when they come to me. यहाँ पे तो सिर्फ हम बीमारी देखते थे, हाँ ये ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो पेरेंट्स का अटैचमेंट्स होता है ना, उसको फील तब किए जब हम खुद फादर बने। तो वो अपने बच्चों को बड़ा होता देखकर, उन लोगों में चेंजेस को देखकर, उन लोगों को बीमार देख के मेरे पे जो इमोशनल ये होता था, इवन आई एम बीइंग अ फादर, तो उन लोगों को बीमार देख के मेरे में जो चलता था, दैट आई एक्सपेक्ट कि बाकी जो मेरे पास आ रहे हैं उन लोगों के दिमाग में भी ये चलता है। तो उन लोगों को साइकोलॉजी को ट्रीट करना मेरे लिए और भी आसान हो गया कि आई नीड टू बी वेरी रिलीविंग टू देम फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मेडिसिन दैट वर्क्स, इट्स द टॉक, the reassurance, okay, if anything happens I am there, don't worry. That this word is only a healing thing. Right. The next question is 3 books that you would like to advise everyone to read. Books means what do you want, a medical book or in general? No, in general. I am not a bookaholic. I never read a book. I have never read a book in my life. I can say that I have read only one book, that is Chetan Bhagat's book. I will not suggest you to read. If you like, you read. Okay. But I'm not a person who read many of the books, and I'm not the right person to suggest that you read this book. But I definitely liked Chetan Bhagat's book, that also the 5 Point Someone, and even उसके लिए तो movie भी आ गई है। तो that was a good book, and that was the only book I have read. Okay. The next question is the last question by the student category. Actually, there was a lot of questions. We filtered these things out. And if we ask to sum up your journey up to now and to concentrate that whole journey into 3 pieces of best advice towards the upcoming generation or towards the students, what those 3 advices will be? तो इस सारे डिस्कशन में I think I have given my advice. The 3 advice is like if you come to this profession or any other profession, study is important. Okay. So you have to study. There is no alternative to study. Study तो करना ही है, but study is not the only thing. So you need to have a strategy. Okay. And again, you need to study. You need to have strategy, and you need to understand that innerly you have to understand that. Are you okay with this thing? If you do not find enjoying your job, or you do not find enjoying this particular field, move out of this field. Because without liking that thing, you cannot give 100% to your profession. Right. So before coming to this field, you need to understand that these are the things you have to give your life with this. You cannot have only 10 to 6 job. Your job will be beyond that.
So if you are ready with that type of job, then only you come to this field. So that are the three things that I'd like to advise today. Okay, thank you. And with this, our whole questionnaire is complete. And the last as ritual part, as every podcast of us we get, कि हमारा जो पास्ट इसके पहले जो गेस्ट स्पीकर आए थे उन्होंने आपके बारे में उन्होंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, और इक्वली आपको हमारे नेक्स्ट स्पीकर कौन है वो जाने बगैर आपको उनको एक क्वेश्चन पूछना है, जाने बगैर वो कौन से फील्ड से है या उनका प्रोफेशन क्या है ये जाने बगैर। तो पहले हमारे प्रीवियस जो गेस्ट थे उन्होंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने ये पूछा है आपसे कि हाउ टू मेक आवर सोसाइटी मोर टेंडिंग टुवर्ड्स इक्वालिटी, हाउ टू रिमूव अनइक्वालिटी इन डिफरेंट स्टेजेस, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एट सोशल लेवल? इसका आंसर मेरा है एजुकेशन. ओके, the one word answer is education, and I'll explain why. First of all, there are lot of inequality in our society, definitely. और ये inequality को जाएगा तभी when there will be a rise in the education level in our society. And जब तक education नहीं बढ़ेगा, because I think कि जब तक लोग लिटरेसी रेट नहीं बढ़ता है, एजुकेशन नहीं बढ़ता है, लोग ये नहीं जानेंगे कि प्रॉब्लम क्या है. मेरे ख्याल से जो लोग इनइक्वालिटी को फेस कर रहे हैं ना, उन लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि हम इनइक्वालिटी से फेस कर रहे हैं. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने में अंडरस्टैंडिंग तो आना होगा ना कि आई एम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दिस. आज जो इनइक्वालिटी अगर हम देखते हैं कि आज घर के आजू बाजू में जो लो कैटेगरी के पीपल जो बोलते हैं कि ये नाला साफ कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो जन्म से ही उसके पेरेंट्स को भी वैसे देखता है, करता है, ही फाइंड दैट जॉब ओके, और बाकी लोग उसको मैल ट्रीट कर रहे हैं, उसको खराब भी नहीं लग रहा है. ठीक है, ये तो हमको ऐसे ही है, मेरे साथ तो ऐसे ही ट्रीट होता है. उसको तो अंडरस्टैंड होना होगा ना, दिस इज नॉट राइट. उसको पहले ये तो समझ में आए. वो कब होगा? जब उसके बच्चे और वो स्कूल जाएंगे, ठीक से पढ़ेंगे, एजुकेटेड करेंगे, वो अपने पापा को बोलेंगे पापा आपके साथ ये बिहेवियर ठीक नहीं हो रहा है. राइट. तब तो वो पापा फिर क्वेश्चन रेज करेगा, जिससे भी रेज करना है, आप मेरे से ठीक से बात करो. तो वो चेंजेस स्लो एंड स्टडी आएगा. बट वो एज पर माई ओपिनियन द मेन रूट थिंग इज द एजुकेशन. तो एजुकेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी टेकन केयर. Okay, now what do you want to ask the next guest? The same thing, the same question, education. Let me ask the same thing in our society. Are we doing enough education for regarding education? Are our government or our society is doing enough to educate our children? Or what else can we do to contribute more, right? I don't want what can we do. Okay. Are we doing enough or not? If you understand that, So are we this is doing not a enough or question. not? Okay. The answer is clear that we need to focus more on what. Like we are as a government or as a society, they are focusing on development, on infrastructure development and technological development. Why not education development or like that? So whatever development is right now is there. Is it enough? Are we satisfied with this, or some government or someone has to take step that yes, education has to be more or less, or is it okay? So my question will be that is education level or the emphasis which has been given by the government right now, is it enough or should be taken at a next level? Okay. That's a great question. With this, we are complete for today's episode. Thank you everyone for watching. Thank you, sir, for giving us the opportunity, for giving us the chance to learn a lot from you. This was a very insightful lesson for all of us, and thank you everyone. Thank you.